अब मैं आप सबको भाई मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में भाई मेरे यहां से आपको बुक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने आपको भाई मेरे प्रीवियस ईयर के लगभग 450 मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने किताब भी पढ़ाई है, और खास तौर से 450 क्वेश्चन बताने के बाद अब मैं आप सबको भाई मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। इससे भाई मेरे 100% इन्हीं टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा भाई मेरे चौथे चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा भाई मेरे, मीठा जल। जैसे कई बार पूछेगा भाई मेरे ना एग्जाम में, देखेगा मीठा जल, मीठे जल में लवणता का कुल कितना परसेंट होता भाई। तो मीठा जल यानी जो पीने वाला पानी होता है, मीठे जल में लवणता यानी नमक की मात्रा कितनी होती भाई, 1.5% से भी कम रहती है। कई बार भाई मेरे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो मीठा जल होता है उसमें लवण मतलब नमक होता भाई मेरे, नमक की मात्रा कितने कम रहती, 1.5% से कम होती है। अगला देखेगा खारा जल, खारे जल को हम लोग लवणीय जल भी बोलते हैं। देखो खारे जल में घुले हुए लवणों की, यानी लवण मतलब क्या है, नमकीन, भाई पानी का जो खारापन होता है उसको बोलते हैं। जैसे पानी पियोगे नमक, उसमें नमक मिला, तो खारे जल में घुले हुए लवणों की मात्रा कितनी होती, मीठे जल से अधिक होती है। और कितनी होती भाई मेरे, ये 0.5 से लेकर के 3.5। तो भाई मेरे जो खारे जल में लवणता कितनी होती है, 3.5 होती, याद रखिएगा। क्योंकि खारे जल को जब पूछेगा तो आपको कितना बताना पड़ेगा भाई मेरे, खारे जल में जो लवणता पाई जाती है ये 3.5% पाई जाती है। और इससे भाई मेरे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म है। जितने टॉपिक करवा रहा हूं भाई मेरे, एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आना हर साल आता है। तो भाई खारे जल में कितनी लवणता पाई जाती है भाई मेरे, 3.5% पाई जाती है खारे पानी में। अब देखिए समुद्री जल की बात कर लेते, देखेगा समुद्री जल, समुद्री जल अत्यधिक लवणीय, भाई समुद्र के पानी भाई सबसे ज्यादा लवण की मात्रा होती है, सबसे ज्यादा नमकीन होता है भाई मेरे। समुद्री जल का औसत लवणता लगभग स्थिर रहती है, यानी जो समुद्री पानी होता है उसका जो खारापन होता है ना, वो भाई लगभग सेम रहता है, इक्वल रहता है, एक यानी जो स्थिर रहता है, जो कि भारानुसार 35 भाग है। और भाई जो समुद्री जल होता, समुद्री जल में भी लवणता कितनी होती है, 3.5% होती है। तो खारे जल में जो लवणता है 3.5% होती है, समुद्री जल में भी लवणता कितनी होती है, 3.5% ही इसको लिखा जाएगा, याद रखिएगा 3.5% ये भी होता। तो खारे जल में, समुद्री जल में भाई लवणता कितनी है, 3.5% है। लेकिन जो मीठा जल होता है इसमें जो लवणता है 1.5% से भी कम होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भाई मेरे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, चौथे चैप्टर में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका रहेगा 4.3 इसको देखेंगे, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको करिएगा, ओके। अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, बाढ़ और सूखा को लेकर के कई बार एग्जाम में इन्होंने पूछा था। तो इसकी अगर बात करूं तो इसमें जैसे पूछा जाता है कई बार, अकेले बांग्लादेश और भारत में भाई मेरे लगभग 2/3 से ज्यादा लोग जो है भाई मेरे बाढ़ से मारे जाते हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इन्होंने इस टॉपिक को पूछा था कि अकेले भारत और बांग्लादेश में कह सकते भाई मेरे कितने लोग मारे जाते हैं, 2/3 ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यहां से एक टॉपिक कभी कभार ये लोग आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाढ़ और सूखा में अगर आप देखोगे तो अकेले कह सकते इंडिया और बांग्लादेश में, देखो ना, अकेले बांग्लादेश में बाढ़ों के कारण होने वाली जीवन की हानि लगभग 2/3 है, 2/3 ज्यादा लोग बाढ़ से भाई बांग्लादेश में मारे जाते हैं। और भारत में बाढ़ से औसत विश्व भर में होने वाली जो मौतें हैं लगभग 20% होती है मौतें, और 60 करोड़ की यानी हानि प्रतिवर्ष होती है। तो भाई अकेले भारत और बांग्लादेश में कह सकते भाई 2/3 से ज्यादा लोग क्या है भाई हर साल मारे जाते हैं। तो इसको लेकर के जब भी पूछेगा 2/3 ज्यादा से लोग कहां मारे जाते हैं भाई मेरे, तो भारत और बांग्लादेश ही आंसर रहेगा बाढ़ से, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई रहेगा, जैसे एग्जाम में आपसे पूछे गए कि भाई पूछेंगे कि भाई सूखे का आर्थिक प्रभाव बताइए, ठीक है। यही आर्थिक प्रभाव की बात करें। सूखा मतलब समझते हो क्या होता है, सूखा का मतलब होता है भाई जहां पर पानी नहीं बरसता लंबे समय तक, तो वहां पर क्या भाई अगर बारिश नहीं होगी ना तो सूखा पड़ जाता है। जैसे भाई 2-3 साल तक पानी नहीं बरसता तो नदी नाले भाई मेरे सूख जाते हैं। तो भाई अगर कहीं सूखा पड़ गया है तो सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे कहीं सूखा पड़ जाएगा भाई मेरे
तो फसल जो होगी नहीं होगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा डेयरी, डेयरी मतलब समझते जानवर वानवर की दिक्कत होगी। मवेशी मछली इन सब की भाई मेरे हानि होती है अगर सूखे पड़ता है। तो सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो सूखे का आर्थिक प्रभाव वही फसल की हानि होगी, डेयरी मवेशी और मछली उत्पादन की हानि होगी। यहां से भाई मेरे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि सूखे का आर्थिक प्रभाव बताओ या सूखे का आर्थिक प्रभाव इनमें से कौन सा नहीं। तो सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या है भाई मेरे, फसल डेयरी मवेशी और मछली हानि है। सूखे का भैया पर्यावरणीय प्रभाव, अगर भाई मेरे कहीं पर सूखा पड़ेगा तो हमारे पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई उसका हमारे पर्यावरण पर कह सकते हैं कि पादप यानी पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं भैया ये सब मर जाएंगे जहां पर सूखा पड़ता है। अरे सूखा भाई 10-10 साल तक पड़ता है भाई मेरे, पानी नहीं बरसता है। ठीक है, भारत में पहले तो प्राचीन काल में बहुत सूखा पड़ता था। सूखा भाई अगर सूखा पड़ेगा तो हमारे पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, पादप यानी पेड़ पौधे जीव जंतु की हानि होगी। और भाई सूखा पड़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव भी सूखे का एक आर्थिक यानी पर्यावरणीय प्रभाव है। भाई सूखे का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, भाई अगर सूखा पड़ेगा तो हमारी सोसाइटी पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई सूखे से क्या होगा, भोजन की कमी हो जाएगी, भोजन घट जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य भैया खराब हो जाएगा। सूखा पड़ेगा तो खाने की चीज नहीं कुछ भी खा लेगा और हेल्थ खराब, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और दूसरा क्या, जल को लेकर के भाई मेरे अगर सूखा पड़ेगा तो हमारे समाज पर क्या होगा, पानी को लेकर के भाई मेरे बहुत ज्यादा जल विवाद भी होंगे। तो सूखे का आर्थिक प्रभाव क्या है, सूखे का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है और सूखे का सामाजिक प्रभाव क्या है। यहां से भी कई बार इग्नू में भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी हमारा भाई मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जितने मैं टॉपिक करवा रहा हूं ये सारे टॉपिक भाई मेरे हम लोगों को करके जाने जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूं आज इस क्लास में, और जितने टॉपिक बता रहा हूं उतना करके जाइए, एग्जाम में भाई मेरे आपको पास होने से कोई नहीं रुक पाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करना ही करना है। अगला भाई मेरे देखिएगा, ये आप एग्जाम में आइए, आपकी बुक में भाई मेरे मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप बना है और लिखा भाई प्रमुख मिट्टी के प्रकार। भाई ये प्रमुख मिट्टी के प्रकार जो इंडिया का मैप बना रखा ना, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं इंडिया का मैप, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अब जो थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है तो देखिएगा इस इंडिया के मैप से भी ये लोग कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, मिट्टी के प्रकार। तो भाई देखोगे वन और पहाड़ कहां पर हैं, तो खास तौर से जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है यहीं पर भाई मेरे वन और पहाड़ हैं। दूसरा जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो भाई मेरे जो जलोढ़ मिट्टी है एक खास तौर से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का जो थोड़ा सा रीजन है यहां पर जलोढ़ मिट्टी है। लाल और पीली मिट्टी कहां है, भाई मेरे लाल और पीली मिट्टी कह सकते हैं इन इलाकों में हल्का जो रेड कलर का निशान है। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो भाई ये काली मिट्टी वाला ये निशान है, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, ये हल्का हल्का जहां पर हल्का है ये यहां लेटराइट पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र कौन है, राजस्थान के इलाके शुष्क पाए जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिएगा गहरी लाल मृदा, याद रखिए बोला गहरी लाल मृदा पठारों पर पूर्वी बिहार मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के निचले। भाई लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है, लाल मृदा भाई मेरे पूर्वी बिहार मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और जो लाल मृदा होती है भाई मेरे लाल मृदा में आलू केला अनानास और रबड़ के लिए अच्छी होती है। कौन सी भाई मेरे, जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी कौन सी फसलों के लिए अच्छी होती है, लाल मिट्टी भाई कौन सी फसल होती है लाल मृदा में, तो भैया मेरे लाल मृदा में आलू केला अनानास और रबड़ उत्पादन के लिए भाई इस मिट्टी को बेहतर माना जाता है। कौन सी मिट्टी को भाई मेरे, लाल रंग की मृदा। और कहां पर पाई जाती है लाल मिट्टी भाई मेरे, पूर्वी बिहार मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश यानी पठारों में पाई जाती है। अगला देखिएगा पश्चिमी भारत के पश्चिमी और मध्य भारत में दक्कन के इलाके में मालवा के पठारों में भाई मेरे अगर हम लोग बात करेंगे यहां की मिट्टी की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखो मध्य प्रदेश मालवा के पठारों में भाई मेरे कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। भाई मेरे काली मिट्टी में अगर देखो काली मृदा में काली मिट्टी में भाई मेरे गन्ना मूंगफली सोयाबीन कपास और चावल। भाई काली मिट्टी में भाई मेरे काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, दक्कन यानी दक्षिण दक्कन में मालवा के पठारों में कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। यानी इसको मृदा पर मृतिका का आवरण होता है। और यह मिट्टी किसके लिए अच्छी है भाई मेरे, तो खास तौर से गन्ना, काली मिट्टी के लिए गन्ना मूंगफली सोयाबीन कपास और चावल के लिए भाई मेरे इसको सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखे भाई मरुस्थलीय मृदा,
मरुस्थली मृदा मतलब समझते जब जिस मिट्टी का उपजाऊपन, मरुस्थल मृदा भैया राजस्थान के इलाके में होती मरुस्थली। देखो पश्चिम भारत में मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्बनिक तत्वों की कमी वाले, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा ना, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल क्षेत्रों में कैसी मृदा है? अरे भाई मरुस्थल जो इलाके होते हैं वहां पर उसमें कोई कार्बनिक तत्व नहीं होता। मरुस्थल यानी कह सकते रेगिस्तान का इलाका भाई मेरे, उन मृदाओं में क्या होता, कार्बनिक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होती है और इसमें उपजाऊ क्षमता नहीं होती भाई मरुस्थल वाली मृदा में। यहां से क्वेश्चन इग्नू वाले बहुत बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको बता रहा हूं। भाई मेरे एक बात पूछा जा रहा है कि जो भाई मेरे मरुस्थल की मृदा होती, मिट्टी होती भाई मेरे, वहां पर कार्बनिक तत्व नहीं होता है और दूसरा ये इसमें उपजाऊ क्षमता नहीं होती है, उर्वरक पैदावार नहीं। अरे देखते हो राजस्थान के इलाके में कुछ नहीं होता भाई, रेगिस्तान की यानी रेगिस्तानी मिट्टी को बोलते मरुस्थलीय मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी में भाई मेरे क्या होता है, एक तो कार्बनिक तत्व नहीं पाया जाता है, क्या कार्बनिक तत्व नहीं होगा, और दूसरा उर्वरकता नहीं होती, कम होती है, खत्म होती नहीं, होती ही नहीं भाई मेरे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखेगा। तो ये जितने क्वेश्चन मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और यहां से भाई मेरे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देख। टॉपिक क्या रहेगा, भूमि निम्नीकरण। कई बार इन्होंने एग्जाम में पूछा भाई भूमि निम्नीकरण क्या है, तो भूमि निम्नीकरण को खास तौर से बोलते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता यानी मात्रकता, यानी कह सकते हैं उपजाऊपन खत्म हो जाना मिट्टी को, उसको बोलते हैं भाई मिट्टी का भूमि का निम्नीकरण हो गया, यानी उस मिट्टी में भाई मेरे कुछ उगता नहीं है, उसको बोलते हैं भूमि निम्न। जब मिट्टी खराब हो जाए, माटी खराब हो जाए, अरे भाई मान लो कि आपके खेत में जो माटी थी बहुत बढ़िया थी भाई, बहुत फसल वसल होता था, अब माटी ऐसी हो गई कुछ होता ही नहीं है, इसी को बोलते हैं भाई भूमि निम्नीकरण। भाई भूमि निम्नीकरण क्यों होता है, तो भाई यानी वनोरोपण से। भाई अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा जंगल पेड़ लगाओगे भूमि खराब हो जाएगी, खेती करने से, अरे भाई खेती ज्यादा करोगे तो हो जाएगी, नदियों पर बांध बनाने से भाई मेरे भूमि निम्नीकरण होता है, उद्योग धंधे लगाने से, औद्योगिकरण से भूमि निम्नीकरण होता है, खनन से, खुदाई करने से, जैसे सड़क बनाने से, बस्तियां बनाने से, परिवहन, इन सब से भाई मेरे क्या था, भूमि निम्नीकरण होता है, मिट्टी खराब हो जाती है। भूमि निम्नीकरण का कौन कौन सा कारण है, तो वनोरोपण। ज्यादा से ज्यादा अगर आप जंगल लगा दोगे, कई बार देखो भाई कई सारे लोग अपने खेतों में पेड़ पौधा लगा देता है तो वहां की धीरे धीरे माटी खराब हो जाती है, वनोरोपण से भाई भूमि निम्नीकरण होता है। अति चराई, किसी भी इलाके में भाई मेरे अगर बहुत ज्यादा जानवर चराया जाएगा तो वहां की मिट्टी खराब हो जाएगी। जलावन के लिए कई बार हम लोग मिट्टी में खरपतवार जलाते हैं तो वहां की मिट्टी भूमि निम्नीकरण हो जाता है। कृषि कुर्बान, अगर आप भाई मेरे सही से अपने खेती नहीं करोगे तो आपकी उस खेत की माटी खराब हो जाती, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र, भाई कहीं पर भी पेड़ों को काट यानी अगर उद्योग धंधे लगाएंगे तो भाई इससे भूमि निम्नीकरण तो होता ही है। तो भूमि निम्नीकरण के भाई मेरे सारे कारण है, रीजन है। तो भूमि निम्नीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। तो जितने करवा रहा हूं यहां से भाई मेरे क्वेश्चन 100% पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, ठीक है, इसलिए इनको करना जरूरी है। भाई कई बार एग्जाम में पूछ सकता भाई चंबल दर्रा क्यों बना है, तो भाई चंबल दर्रा भाई मेरे कह सकते एक प्रकार से मृदा अपरदन से। मृदा अपरदन क्या है मैं बता देता हूं। मृदा अपरदन क्या होता है, भाई मिट्टी जो है एक जगह से कट करके जब दूसरी जगह बह जाती है, इसी को भैया मेरे हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। तो मृदा अपरदन होगा, मृदा अपरदन मतलब समझते हो भाई मेरे, मृदा अपरदन क्या है, एक जगह से मिट्टी उड़ करके या कट करके दूसरी जगह पर चली जाती है, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भैया मृदा अपरदन, ठीक है। और कई बार मृदा अपरदन क्यों होता है, भाई मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, तो भाई मृदा अपरदन के लिए गीली मिट्टी होगी तो मृदा अपरदन नहीं होगा, पेड़ पौधे लगा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये कई सारे तरीके हैं जिससे मृदा अपरदन को हम रोक। और भाई चंबल समझते हो, मध्य प्रदेश के इलाके को चंबल, जहां पर डाकू रहते भाई मेरे, वहां पर चंबल जो है, चंबल में क्या बन गया, दर्रा बन गया। दर्रा मतलब चंबल के बीहड़ भी बोलते हैं। तो भाई चंबल के बीहड़ और दर्रे पता क्यों बने, मृदा अपरदन से, क्योंकि वहां की मिट्टी जो है कट कट के कहीं चली गई, उड़ के चली गई, तो इसलिए उबड़ खाबड़ इलाका। आप समझ लो कि जहां पर एक जगह देखोगे बिल्कुल गड्ढा है और फिर बहुत ऊंचा है, उबड़ खाबड़ इलाके जो होते हैं, एक खास तौर से मृदा अपरदन के कारण भाई चंबल के दर्रे बने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो भाई चौथे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं, एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाई मेरे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार इन्होंने बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आया है, देखिएगा देश की पारिस्थितिकीय और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33%
वन आच्छादन की आवश्यकता है। ये बहुत बार एग्जाम में इन्होंने छोटे में पूछ रखा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहीं से इन्होंने पूछा है। यानी ये कह रहे हैं भाई मेरे, कम से कम हमारी जो पूरी जमीन है, पूरी धरती है, उसमें कम से कम भाई 33% जमीन पर जंगल यानी वन लगाने की जरूरत है। कितने परसेंट? यानी देश की पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भाई वन आच्छादन, वन आच्छादन मतलब इतने जंगल लगाने जरूरी है, पेड़ पौधे लगाने। कितने परसेंट भाई मेरे? तो 33% हमेशा से होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला देखिएगा, ये आकलन किया गया है कि वर्तमान में स्थानीय वनाच्छादन की पृथ्वी की भू सतह पर लगभग 21% है। भाई अभी भारत में जितनी भूमि है उसमें भाई हम लोगों ने कितनी जमीन पर वन लगा रखा है? तो भाई हम लोगों ने लगा रखा है 21% पर। कितना? नहीं, इंडिया के पास जितना लैंड है उस पूरे लैंड पर हमारे कितना जंगल लगा हुआ है, कितने वन लगे हुए हैं? लगभग 21% जो हमारी जमीन है उस पर वन है। लेकिन कितने होने चाहिए भाई? हमें कितनी, यानी जितना हमारा जमीन है, इंडिया का लैंड है, भूमि जितनी है, उस भैया कितनी भूमि पर कम से कम वनाच्छादन होना चाहिए? तो 33% तो होना चाहिए, लेकिन है 21%। तो वनाच्छादन की आवश्यकता कितनी है, जरूरत कितनी है? तो भैया जरूरत है 33%। यही 33% वाला भाई मेरे कई बार एग्जाम में इन लोगों ने पूछा है, इसलिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पेपर में। टॉपिक भाई क्या है? वनोरूपण। वनोरूपण भाई मेरे किस कारण से होता है, ये पूछा गया है। आप समझ रहे? यह वनोरूपण भाई मेरे किस कारण से हो रहा है? तो भाई अगर मैं वनोरूपण और जंगल जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं, और जंगल किस प्रकार से कटते चले रहे हैं भाई, किस कारण से हमारे इसमें खत्म होते जा रहे हैं, इसकी बात खास ये कारण क्या है या रीजन क्या है, ये भी भाई मेरे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा और पूछा आपसे जा सकता है। ठीक है, इसलिए भाई मेरे इसको करना बहुत जरूरी है। यहां से अगर बात को, तो हर साल इन्होंने आपको एग्जाम में इन्होंने टॉपिक करना भाई मेरे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें करिएगा, अरे पेपर में आता वनोरूपण वाला, जैसे 35% वाला बताया ना, तो 33% वाला भी एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, वनों को काटने से वनोरूपण होता है, नंबर 1। दूसरा अगर बात से मृदा से भी वनरूपण होता है। यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट यही बता रखा है, वन अवरूपण के कारण और परिणाम में अगर आप लोग देखेंगे, यहां से भाई मेरे क्वेश्चन आपको हर साल पूछेगा। जैसे ये आकलन किया गया है कि देश की पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33% वन आच्छादन रखने की आवश्यकता है। तो भाई मेरे ये इंपॉर्टेंट है, 33% को याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और भाई मेरे यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाई मेरे वन अवरूपण के कारण क्या है। भाई वन अवरूपण किस कारण से हो रहा है? भाई वन अवरूपण सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट से। भाई लगातार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए भाई जंगलों को काटा जा रहा है, और भैया चीजें बन रही है, रेलगाड़ी, सड़क, बिजली, जनसंख्या बढ़ने से। दूसरा वनों में आग। भाई जिस प्रकार से जंगलों में आग लगती चली जा रही है, यह भी वनोरूपण का कारण है। पशुओं की चराई, भाई मेरे हम ज्यादा से ज्यादा पशु को चरा रहे हैं, जानवर को चराते, इससे भी भाई मेरे वनोरूपण होता है। पीड़क जीवों का हमला, पीड़क जीवों का हमला होता है, या भी कह सकते भाई वन अवरूपण का ही परिणाम होता है। तो भाई वन अवरूपण के कारण क्या है? ये जितने कारण मैंने बताए, जनसंख्या विस्फोट नंबर 1, दूसरा वनों की आग, तीसरा पशु चराई, तीसरा पीड़क जीवों का हमला। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। वन अवरूपण का परिणाम, भाई अगर इसी प्रकार से जंगल खत्म होते चले जाएंगे तो भाई उसका रिजल्ट क्या होगा? भाई उसका रिजल्ट ये पड़ेगा कि जो जीव जंतु है उसके सबके घर खत्म हो जाएंगे। भाई वनस्पति में कमी आ जाएगी, मृदा पर्दन वनरूपण से होगा। अगर भाई मेरे वनरूपण होता होगा, मृदा पर्दन खूब बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें भाई कह सकते हो कि वनरूपण के कारण होगा। समझ रहे हो? तो चलिए अगला देखते हैं जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखेंगे, जैसे कई बार पूछा, जैसे अनुसूचित जनजाति और अल्प पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार जो है, इसको भाई मेरे 2006 में अधिनियम बना था। तो भाई कई बार ऐसा हो सकता है, देखो लिखा है, भारत सरकार ने एक अधिनियम संसद में पारित किया जिसका नाम अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक निवासी वन अधिकार है, जिसको 2006 में रखा गया है। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में रहेगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है खास तौर से मैं आपको वही बता रहा हूं, और जितने टॉपिक बता रहा हूं भाई मेरे आपको करके जाना ही जाना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला मेरे, अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मेरे चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? आनुवांशिक विविधता को लेकर के इन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा। देखेगा, आनुवांशिक विविधता
को भाई मेरे विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा गया है। याद रखिएगा, आनुवंशिक विविधता को क्या बोला भाई? विविधता की मूलभूत मुद्रा बोला गया है। और देखिएगा, और आम और धान में दो चीज है, क्या है? सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता किसमें पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ज्यादातर ये लोग आम लिख देते हैं। तो दो याद रखना, धान मतलब भाई मेरे चावल, धान क्या धान, अरे धान से ही तो चावल बनता है, तो चावल समझ लो भाई। यानी आम में, जैसे आम की बहुत प्रजाति होती है भाई मेरे, समझ गए? दुनिया भर की वैरायटी आम में सबसे ज्यादा प्रजाति विविधता यानी आनुवंशिक विविधता किसमें पाई जाती है भाई मेरे? आम में और धान में। ये देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि आनुवंशिक विविधता इनमें से किसमें मिलती है, निम्नलिखित में से आनुवंशिक विविधता किसमें पाई जाती है, अगर ऑप्शन में आम है तो आम लगाना है भाई, अगर ऑप्शन में धान आ गया तो धान लगाना है। आनुवंशिक विविधता सबसे ज्यादा किसमें है? आम और धान में। याद रखिएगा, ऑप्शन में जो दिखेगा वही लगाना, अगर आम है तो आम लगाना, धान है तो धान लगाना है। सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता इन्हीं दो चीजों में पाई जाती है। याद रखिएगा, प्रजातीय विविधता क्या होती है? प्रजातीय विविधता की अगर बात करूं तो पृथ्वी पर विद्यमान मौजूदा होने वाली प्रजातियों की विभिन्न अनुमान है, जो कि लगभग 5 से 10 मिलियन। भाई इस प्रजातीय विविधता पूरी दुनिया पर कितनी भाई? 5 से 10 मिलियन के बीच में है, परंतु किंतु 12.5 मिलियन का आंकड़ा सर्वव्यापक है। यानी प्रजातीय विविधता अलग अलग जो प्रजाति, देखो दुनिया में ज्ञात वनस्पतियों की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो स्तनधारियों की भाई मेरे 4500 प्रजातियां हैं, पक्षियों की 10,000 प्रजातियां हैं। और सबसे ज्यादा किसकी हैं? सबसे ज्यादा भाई मेरे कई बार एग्जाम में पूछेगा, सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी हैं कई बार, जैसे कीटों और भृंगों की भाई मेरे सबसे ज्यादा प्रजातियां किसको? कीट और जो भृंग यानी जीवाणु होते हैं, कीट और जीवाणु की, जो कीटों की लगभग भाई मेरे 9 लाख, यानी कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रजाति। भाई कीट तो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, अरे कीटों और भृंगों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पूरे। परितंत्र विविधता क्या होती है? परितंत्र विविधता क्या होती है? इसमें से आएगा तो मैं बताऊं। अगला भाई मेरे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है? देखो, भारत को भाई मेरे 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्र में? भारत भाई मेरे 10 भौगोलिक क्षेत्र में हम लोगों ने बांट रखा। कौन कौन सा? पार हिमालय, हिमालय, भारतीय रेगिस्तान, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पूर्वोत्तर भारत और द्वीप। ये 10 पार्टों में भाई मेरे हम लोग इंडिया को बांट रखा। अब देखिए भाई, इंडिया का जो मैप बना है, कई बार एग्जाम में पूछेगा भाई सबसे बड़ा इलाका कौन सा है? तो अगर आप देखो भाई मेरे, कई बार मैंने बोला, देखो दक्षिणी प्रायद्वीप, ये देखा ना, ये किस कलर से बना हुआ है भाई मेरे? अगर आप देखोगे ये हल्का गुलाबी कलर देखिए, इंडिया के मैप में भाई मेरे सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा जो भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो भाई मेरे क्या है? दक्षिणी प्रायद्वीप। इसी को भाई मेरे कई बार एग्जाम में इन लोगों ने बोल दिया दक्कन प्रायद्वीप, नहीं दक्कन प्रायद्वीप। तो दक्षिणी प्रायद्वीप अगर आप देखोगे तो भारत में भाई मेरे सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो इंडिया का मैप को याद रखना, कई बार यहां से पूछ लेगा। ट्रांस हिमालय ऊपर का इलाका है, ये रहा ट्रांस हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय इस इलाके को बोलते हैं, ये हिमालय का इलाका है। मैप में देखिएगा, भारतीय रेगिस्तान, रेगिस्तान कहां है? तो रेगिस्तान को भाई मेरे इधर ये बोल रहे हैं, ये रेगिस्तान का इलाका है। अगर आप राजस्थान, ये रेगिस्तान का इलाका है। शुष्क क्षेत्र क्या है? शुष्क क्षेत्र थोड़े यहां से रहे, ये सारे शुष्क क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट क्या है? कई बार मैंने बोला ना कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आप लोग समझ नहीं पाते, तो भाई पश्चिमी घाट ये पूरा इलाका है। ये केरल और तमिलनाडु का जो केरल का जो साइड देखोगे, ये पूरा पश्चिमी घाट है। और भाई पूर्वी घाट क्या? पूर्वी घाट इस साइड का, ये पूर्वी घाट है। याद रखिएगा, पता होना चाहिए। सब कई बार एग्जाम में पूछा ना भाई कि भाई सबसे ज्यादा भाई मेरे खास से जो जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? ये पूर्वी घाट में भाई मेरे सबसे ज्यादा जैव विविधता है। तो यहां से भाई मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहा हूं उतना टॉपिक इंपॉर्टेंट करना है, बाकी हमें खास तौर से कुछ भी देखना नहीं है। सबसे ज्यादा जैव विविधता भाई कहां पर पाई जाती है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या? पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इन्होंने पूछा है जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है? तो भाई मेरे कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भाई मेरे जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में कई बार इन लोगों ने आपसे पूछा। जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा 6.6 को ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। देखिएगा, भारत एक बहु जैव विविधता वाला देश क्यों कहा जाता है? देखो, दुनिया में 34 वैश्विक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, और भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं भाई मेरे? 4 हैं। इसका बात को याद रखना है। भारतीय जैव विविधता में स्थानिकता बहुत उच्च है, तो जैव विविधता में स्थानिकता उच्च पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और देश के लगभग 33%
वनस्पति स्थानिक है। कितने परसेंट वनस्पति हमारे स्थानिक है? 33% है, याद रखिएगा। 33% स्थानिक वनस्पति हैं, ये याद रखना है। और देखिए अगला क्या बात बोली है, ये सारी बातें याद रखना। भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र कितने भाई मेरे? भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र हैं। अगला देखिएगा, भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, ये देखिएगा, याद रखिएगा। देखो भारत में 10 भूगर्भीय क्षेत्र, कितने भूगर्भीय क्षेत्र हैं? 10 हैं, भूगर्भीय क्षेत्र 10 हैं। और भारत में उत्कृष्ट पौधे के उद्भव कितने? 12 हैं। देखो यहां से जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको सारी लाइनें पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या बोलता है कि 34 तो वैश्विक हॉटस्पॉट है और भारत में 4 हैं। जब पूछ लेगा भारत में 6 हैं, तो गलत हो जाएगा, वही राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से तो याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो भारत में 10 भूगर्भीय क्षेत्र हैं, याद रखिए 10 भूगर्भीय क्षेत्र 10 हैं। भारत में उत्कृष्ट पौधे के उद्भव के 12 केंद्र हैं, याद रखिए 12 केंद्र हैं, याद रखिएगा। दूसरा, भारतीय जैव विविधता में स्थानिकता सबसे ज्यादा है, और देश के लगभग भाई मेरे 33% वनस्पति है जो देश के स्थानिक हैं, ये बात याद रखना है। यहां से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में 100% आता है, और ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये कंफर्म, आप इन सारी बातों को जो मैं बता रहा हूं, इनको दिमाग में भाई मेरे बिल्कुल बैठा लो, फोटो खींच लो इनकी, समझ रहे हो, अपने माइंड में इनकी फोटो खींच लो। 1 नंबर का यहीं से पेपर में आना है। अगला हमारा चैप्टर क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, 7वां में क्या रहेगा। और इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब अगला बताने जा रहा हूं, जो खासतौर से आपको पढ़ना। देखो यहां से इस टेबल को आप पूरा रख लो। देखो ऊर्जा लिखा ना, तो भाई मेरे गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन कौन सी है, तो ध्यान देखिएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? जिसे भाई जीव मात्र ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, याद बैठा लो। 1 नंबर यहीं से आएगा भाई मेरे पेपर में, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सी है? जीव मात्र ऊर्जा भाई मेरे गैर पारंपरिक ऊर्जा है। सौर ऊर्जा भाई मेरे गैर पारंपरिक ऊर्जा है। फ्यूल सेल ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा है। भूतापीय ऊर्जा भाई मेरे गैर पारंपरिक ऊर्जा है। सह उत्पादन ऊर्जा भाई मेरे गैर पारंपरिक ऊर्जा है। और पवन ऊर्जा क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा है। तो भाई मेरे कौन कौन सी गैर पारंपरिक ऊर्जा है, ये याद रखना जरूरी है। गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन कौन सी है? जीव मात्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा, फ्यूल सेल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये किस में आती है भाई मेरे? ये सारी गैर पारंपरिक ऊर्जा है। और भाई ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से? अब पारंपरिक याद रखिएगा भाई, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से? तो देखिएगा, प्राकृतिक तेल ऊर्जा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा है। गैस ऊर्जा भाई मेरे पारंपरिक ऊर्जा है। कोयला ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा है। जल विद्युत और हाइड्रो पावर ऊर्जा कैसी है? ये पारंपरिक ऊर्जा है। और परमाणु ऊर्जा भाई किसमें आती? पारंपरिक ऊर्जा है। तो भाई मेरे पारंपरिक ऊर्जा दोबारा बता दो, पारंपरिक ऊर्जा भाई मेरे कौन कौन सी है? प्राकृतिक ऊर्जा भाई मेरे, प्राकृतिक तेल ऊर्जा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा है। गैस ऊर्जा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा है। कोयला ऊर्जा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा है। जल विद्युत हाइड्रो पावर ऊर्जा क्या है? पारंपरिक ऊर्जा है। और परमाणु ऊर्जा क्या है? भाई मेरे पारंपरिक ऊर्जा है। इस टॉपिक को करने से भाई मेरे एग्जाम में 1 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार से भाई मेरे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, तो कह सकते हैं कि पेपर में भाई मेरे कुछ भी आएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे, समझ गए। टॉपिक इंपॉर्टेंट करना जरूरी है भाई मेरे। यहां से कई बार एकदम इन्होंने 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा था, तो इस लाइन को देखेगा। गैसीफायर ठोस ईंधन को अधिक सुविधाजनक तरीके से, यानी गैसीफायर क्या करता है? तो गैसीफायर बार में ठोस ईंधन को गैसीय में बदल देता है। तो देखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बायोमास गैसीफायर क्या करता है? तो भाई मेरे बायोमास जो गैसीफायर होता है वो क्या कर देता है? बायोमास गैसीफायर भाई मेरे ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में बदल देता है। देखो अगर देखो जैसे यहां पर लगा हुआ ना, एक क्या है भाई? बायोमास गैसीफायर। ये देखो फोटो देखो, कई बार मैंने बोला एक क्या है भाई? ये बायोमास गैसीफायर है। ये क्या करता है कि ठोस चीज को हवा बना करके उड़ा देता है, समझ गए। तो भाई मेरे बायोमास गैसीफायर क्या करता है? ठोस ईंधन को भाई मेरे गैसीय रूप में परिवर्तित कर देता, बदल देता। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है मेरे, आ सकते। जैसे सौर ऊर्जा को लेकर के कई बार क्वेश्चन आ सकता है। देखो सौर ऊर्जा भाई मेरे सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा है। यह मुफ्त में मिलती है, सूर्य की जो विकिरणें होती हैं, इसमें प्रदूषण नहीं होता है। और भाई देखिएगा कोयले
और तेल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो भाई मेरे कोयला और तेल ये जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन सा भाई? कोयला और तेल क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो यहां से भी भाई मेरे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल को लेकर के कई बार इन्होंने एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछा। ईंधन सेल यानी फ्यूल क्या पूछा था इन्होंने? क्या पूछा था? देखो जो ईंधन सेल है, ईंधन सेल भाई मेरे हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यानी ईंधन सेल में भाई मेरे कौन क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोजन यूज की जाती है। और जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछेगा ना, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है? क्या पूछता है भाई मेरे? ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है? तो भाई मेरे सबसे उपयुक्त ईंधन क्या है ईंधन सेल के लिए? तो हाइड्रोजन है। याद रखिएगा हाइड्रोजन। ये कई बार इन्होंने एग्जाम में यहां से इन्होंने भाई मेरे मल्टीपल पूछा है, ठीक है, इसलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा यहाँ क्या? तरंगीय और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना। इसको लेकर के भाई मेरे इग्नू में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं आपसे क्या बोलूं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, तरंग और ज्वारीय ऊर्जा। तो कई बार जैसे इन्होंने पूछा कि तरंगीय और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना भाई मेरे कहां पर लगी है, तो याद देखिएगा इसमें आ जाओ। भारत में 1500 यानी मेगावाट क्षमता की पहली, भाई इंडिया में 1500 मेगावाट की क्षमता की पहली विद्युत परियोजना, विद्युत मतलब यानी पानी से बिजली बनाने वाले, भाई मेरे पानी से बिजली बनाया जाता था। तो भारत में पहला 1500 यानी कह सकते हो यानी वाट की, ठीक है, क्षमता की पहली तरंगीय जो ऊर्जा परियोजना है, ये भाई मेरे त्रिवेंद्रम के वी जी जिम में स्थापित गई थी। कहां पर भाई मेरे? त्रिवेंद्रम। ये भाई मेरे केरल में है। भारत में पहली भाई मेरे जो परियोजना क्या लगी थी, ये केरल के त्रिवेंद्रम में लगी थी। याद रखिएगा बहुत बार क्या लगी है? भारत की पहली भाई मेरे यानी इसको बोलते हैं भाई मेरे भारत की पहली तरंगीय और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहां पर लगी है भाई मेरे? त्रिवेंद्रम में लगी है। और यहां से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं वो भाई मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो जो मैं बताता हूं उसको भाई कब से याद रखना है। अगला देखिएगा भूतापीय ऊर्जा। क्या देखिएगा? ज्वालामुखी, जैसे आप क्या बोलते हैं भाई मेरे? मीथेन भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या है भाई मेरे? जो मीथेन होता है, मीथेन भूतापीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कई बार जैसे पूछ लिया एग्जाम में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत बताओ, तो भाई मेरे आपको क्या बताना पड़ेगा भाई मेरे? मीथेन बताना पड़ेगा। इस टाइप के भाई मेरे इग्नू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तो बच्चे काफी फेल कर जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? रीजन यही कि हम डिटेल में समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हो? इसलिए सारे इंपॉर्टेंट तो देखेगा। यहां से भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया तेल यानी जीवाश्म ईंधन को लेकर के, तो इस लाइन को याद रखना। इतना देखो क्या लिखा है, भारत अपना, यहां से एक नंबर कंफर्म मिलेगा आपको, याद रखिएगा। भारत अपना अधिकांश तेल बॉम्बे हाई फील्ड यानी ऊपरी असम, कॉम्बे और कृष्णावादी गोदावरी बेसिन से प्राप्त करता है। और याद रखिएगा बॉम्बे हाई फील्ड जो कि भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक का क्षेत्र है। क्या कितना है मेरे? बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन का क्षेत्र है भाई मेरे। बॉम्बे हाई भी है, असमा भी है, ठीक है, सारे हैं, लेकिन कह सकते भाई मेरे भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक का क्षेत्र क्या है? बॉम्बे हाई फील्ड। भाई सबसे ज्यादा हम लोग यहां पर तेल का उत्पादन कर रहे हैं। अगला देखिएगा प्राकृतिक गैस को लेकर के, देखो लिखा ना भाई, भारत की ऊर्जा की मांगे, भारत की ऊर्जा मांग का लगभग 7% विशेष रूप से बिजली से और उर्वरक और पेट्रो रसायन उत्पादन में गैसीय से पूरा होता है। तो भाई मेरे भारत की प्राकृतिक ऊर्जा जो है वो कितनी होती है भाई? 7%। एग्जाम में कई बार उन्होंने पूछा है, तो इग्नो में भाई मेरे इतने डीप में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए, किताब में से, बुक में से, इसलिए तो कई बार बच्चे इसको कर नहीं पाते। अगला देखिएगा जीवाश्म ईंधन कोयले, यहां से भी एक नंबर में क्वेश्चन आया है। देखिएगा भारत अपनी कुल ऊर्जा मांग का आधे से अधिक कोयले पर निर्भर करता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत अपनी आधे से अधिक ऊर्जा की मांग की पूर्ति कहां से करता है? तो भाई कोयले से करता। कोयला है, काला कोयला है। कई बार प्रीवियस ईयर में मैं आपको 450 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए, उसमें बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई यहीं से सारे क्वेश्चन इग्नू के एग्जाम में लोग पूछ रहे हैं, समझ गए। तो भारत अपनी ऊर्जा की कुल मांग की आधे से अधिक पूर्ति भैया किससे करता है? कोयले से करता है, याद रखिएगा। अगला भाई मेरे पन हाइड्रो पावर यानी पन बिजली, पानी से जो बिजली हम बिजली बना देखते हैं, ये भाई पानी से बिजली बनाई जाती है, पन बिजली इसी को हम बोलते हैं, पानी से जो बिजली बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा देखिएगा,
तो देखा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बताने वाला हूं, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको करेंगे नहीं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको बताना है, वही भाई हमको करके भी जाना है। जितने बता रहा हूं इतना पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने टॉपिक कर रहा हूं यहां से भाई मेरे आपको क्वेश्चन पेपर में 100% देखने मिलेगा। तो जितने टॉपिक कर रहा हूं इतना कर लीजिएगा भाई। चलिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आप सबको बताता हूं, जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट, देखिए भाई मेरे अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी पूछा जा सकता है। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और भाई मेरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये सारे इन सबके कारण भाई ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ग्रीन हाउस गैसें भाई मेरे कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी भाई मेरे याद रखिए, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी, तो भैया जैसे मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जल वाष्प है, और ये सारी क्या है भाई मेरे ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। और एग्जाम में जैसे पूछेगा निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो कौन सी है कौन सी नहीं तभी हम भाई मेरे डिफाइन कर पाएंगे जब हमको डिटेल में पता होगा। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी भाई मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये भाई मेरे ये सारी क्या है ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में आती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मेरे एक नंबर का यहां से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्या रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर बढ़ती चिंताओं से विश्व विज्ञान संगठन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भाई मेरे यहां से दिया, देखिएगा 1988 में, देखिएगा सन 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल को बनाया गया था, या इसको याद रखना है। यहां से भाई मेरे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल कब बनाया गया, तो भाई मेरे है भाई मेरे ये 1988 है, याद रखिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन पर भाई जो अंतर सरकारी पैनल 1988 में बना। और इसकी पहली रिपोर्ट भाई मेरे कब आई थी, 1990 में आई थी। तीसरी रिपोर्ट भाई मेरे सन 2001 में इसको रिलीज किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना भाई मेरे 1988 में की गई है। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, यहां से इग्नू वाले कई बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, देखिएगा यूएनएफसीसी क्या है। यूएनएफसीसी जो है भाई मेरे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। और भाई मेरे जो क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल भाई मेरे किससे, यूएनएफसीसी से रिलेटेड है। और क्योटो प्रोटोकॉल भाई मेरे क्या है, ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है, ये बात को याद रखना, क्योंकि यहां से भाई मेरे एक नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एक नंबर का क्वेश्चन भाई मेरे आपको यहां से 100% पेपर में आएगा, क्या रहेगा, देखिएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना के निम्नलिखित में से 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से, भाई 8 राष्ट्रीय मिशन का नाम याद रखना जरूरी है। जब आपको 8 राष्ट्रीय मिशन का नाम याद रहेगा तभी आप डिफाइन कर पाएंगे इसमें से कौन सा नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों का भाग कौन सा है, उसमें जो होगा बताना पड़ेगा। कई बार पूछ लेगा राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों का भाग नहीं है, तो भाई राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन कौन कौन से उसका नाम याद रखना जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन जो है ये 8 मिशनों में आता है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन इसमें आता है। राष्ट्रीय सतत पर्यावरणीय मिशन इसमें आता है। राष्ट्रीय जल मिशन भाई इसमें आता है। राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिक्षरण मिशन इसमें आता है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन इसमें आता है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इसमें आता है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति मिशन इसमें आता है। तो भाई मेरे राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिक्षरण मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और 8वां भाई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भाई मेरे यानी राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन पता होने जरूरी है। जो जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन याद रहिएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन वर्ड आएगा तो कई बार पूछ लेगा कि 8 मिशनों में कौन सा है, तो 8 पता होंगे तभी तो बता पाओगे। और भाई कौन सा नहीं है, तो 8 पता होंगे तभी तो बता पाओगे कौन सा नहीं है। इसलिए एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि भाई मेरे जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सारे यही करके जाना, इसमें
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मेरे आपको एग्जाम में ओजोन परत को लेकर के 100% आता है। कई बार भाई मेरे ओजोन परत को लेकर के या ओजोन को लेकर के क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में भाई मेरे 3 भाग हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल कितने भाग है मेरे? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और देखिएगा, समताप मंडल में भाई मेरे ओजोन परत पाई जाती है। अगर आप देखो ये पूरा बना है ना, ये क्या है? अगर आप देखो भाई मेरे, ये मध्य मंडल है, समताप मंडल है जो नीले कलर का है, देख लो नीले कलर का भाई, इसे समताप मंडल बोलते हैं। और इसे नीले कलर में भाई देखो जो लाल लाल रंग का बना हुआ है, यही ओजोन परत है। और ओजोन परत भाई मेरे अगर आप लोग देखोगे तो 15 से, देखो यहाँ 15 है ना, और 15 से 50 किलोमीटर के बीच में भाई मेरे क्या पाई जाती है? ओजोन परत। अरे भाई देखो सूर्य है, सूर्य भाई मेरे जब उगता है तो उसकी जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, सूर्य से भाई मेरे जब सूर्य में सुबह उगता है ना, तो सबसे पहले भाई सूर्य में से एक खतरनाक भाई गैस निकलती है, जिसको किरण निकलती है, बोलते भाई पराबैंगनी। और भाई पराबैंगनी विकिरणें जो आती हैं सूर्य से, डायरेक्ट भाई किस पर आती है? ओजोन परत पे। ओजोन परत एक भाई पतली सी लेयर है जो एक प्रकार से सोख लेती है, पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है और धीरे धीरे धरती पर रोशनी भेजती है। तो भाई जो ओजोन परत है ये कहां पर पाई जाती है भाई मेरे? समताप मंडल में पाई जाती है। तो भाई ओजोन परत भाई मेरे वायुमंडल में किस में पाई जाती है भाई मेरे? ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल भाई मेरे, ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है। और कहां पर मिलती है? 15 से 50 किलोमीटर में पाई जाती है समताप मंडल में भाई मेरे ओजोन परत। और भाई जो पराबैंगनी विकिरण है भाई मेरे, अगर ओजोन परत नहीं रही तो भाई मेरे जो पराबैंगनी विकिरणें सीधा धरती पर आएंगी, और भाई मेरे पराबैंगनी विकिरणें अगर धरती पर आएंगी तो भाई हम लोगों को त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद हो जाएगा, क्योंकि पराबैंगनी विकिरणें सूरज की जो पहली निकलती भाई मेरे बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए पराबैंगनी विकिरणों से भाई क्या हो सकता है कि हम लोगों को भाई देखो, ओजोन परत की सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है। याद रखना, ओजोन परत की जो सांद्रता है सबसे ज्यादा समताप मंडल में, और भाई 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है ओजोन परत की सांद्रता समताप मंडल में, याद रखना है। और भाई ओजोन परत में जो पराबैंगनी विकिरणें हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं। अगर भाई मेरे धरती पर डायरेक्ट आ गई तो हम लोगों को त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसे समस्या हो सकती। तो ओजोन परत वाले में से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, ओजोन परत जो है भाई, ओजोन परत को लेकर के भाई मेरे कौन सा सम्मेलन हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भाई मेरे ओजोन परत को सम्मेलन करवाया गया है, याद रखिएगा। ओजोन परत का जो सम्मेलन भाई, इसको लेकर के कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और देखिएगा, हर साल भाई मेरे, हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। क्या भाई मेरे? हर साल भाई मेरे 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत को लेकर के भाई मेरे कौन सा सम्मेलन हुआ है? मॉन्ट्रियल यानी प्रोटोकॉल, वो ये ओजोन परत को लेकर के भाई मेरे पूरा सम्मेलन करवाया गया था। इस बात को याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या रहेगा? अम्ल वर्षा का भाई, जो अम्ल वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? ये हमको ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीएच क्वेश्चन पर में भाई मेरे बहुत बार आते हैं और बहुत बार भाई पीएच मान वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसके भाई मेरे पीएच मान वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पीएच मान को क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए पीएच मान वाला मैं आपको करवा देता हूं, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। पीएच मान वाला कुछ भी आता है, पूछेगा भाई मेरे अम्ल वर्षा का प्रभाव में पीएच मान कितना है? भाई अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वाले जल में भाई पीएच मान कितना होता है? भाई इसका 4 होता है। अम्ल वर्षा वाले पीएच मान कितना भाई? 4 है। इस बात को याद, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पीएच मान को लेकर के हर साल आता है, देखिएगा, ठीक है। पीएच मान को लेकर के एक क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। इस साल भी आपको पीएच मान वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पीएच मान वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीएच मान वाला भाई क्वेश्चन हम लोगों को करना भी पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। तो देखिएगा भाई मेरे, पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता। क्या है? पीएच मान, देखो पीएच मान का पारस 0 से 14 तक होता है। अम्लीय पदार्थ का भाई मेरे, जो कोई भी अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ का जो पीएच मान होता है भाई, अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या है? जो जिसमें भी अम्ल है, खट्टापन है, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है। जबकि जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्षारीय पदार्थों का पीएच मान भाई मेरे 7 से अधिक होता है। जबकि जो जल अवशोषित है उसका पीएच मान 7 होता है। और जो प्रदूषण, पर्यावरण, भारी वर्षा से कुछ अम्ल हो जाते हैं, तो भाई यानी अप्रदूषित पर्यावरण, वर्षा पर कुछ अम्लीय होते हैं, उसका पीएच मान भाई मेरे लगभग 5.7 होता है। तो भाई मेरे पीएच मान वाले क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अम्ल वर्षा को लेकर के।
भाई इसका पीएच मान इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्या बता भाई, अम्ल वर्षा के प्रभाव में भाई अम्ल वर्षा वाले जल का पीएच मान 4 होता है। तो पीएच मान वाले भाई मेरे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं, अम्ल वर्षा वाले। ये भाई मेरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। अगर अम्ल वर्षा होगी ना, अगर अम्ल वर्षा होगी तो भैया फसलें पेड़ पौधे पर प्रभाव पड़ेगा, जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा, और भाई पदार्थों पर भी प्रभाव पड़ता भाई मेरे अम्ल वर्षा से। समझ गए, अम्ल वर्षा का भाई मेरे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो भाई जितने मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं भाई मेरे, सारे करके जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूं मैं आपको, और एग्जाम में आपको यही सब देखने को मिलेगा मेरे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई मेरे, आपको यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, यात्री कबूतर को लेकर के इन्होंने भाई मेरे कई बार पूछा। तो देखेगा क्या पूछा भाई मेरे, प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का उदाहरण क्या है भाई मेरे, यात्री कबूतर। याद रखिएगा क्या है, प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का उदाहरण क्या, तो भाई मेरे यात्री कबूतर है। देखो ये फोटो बनाओ ना, ये भाई मेरे यात्री कबूतर है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिएगा 9वीं शताब्दी के मध्य यात्री कबूतर संभवतः धरती पर सबसे पाए जाते थे भाई मेरे। कह सकते हैं 9वीं शताब्दी में भाई सबसे ज्यादा यात्री कबूतर पाए जाते थे पूरी दुनिया में। लेकिन आज भाई मेरे जो यात्री कबूतर हैं खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों? इनका कारण है कि लाखों यात्री कबूतर हर साल भोजन के लिए मार दिए जाते हैं भाई। इनको खाने के लिए लोग इनको मार दे रहे हैं। चयनात्मक विनाश का भाई उदाहरण यही कि इनको खाने के लिए भाई हम लोग क्या कर देते हैं, लगातार यात्री कबूतरों को मारा जा रहा है। तो कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्रजातियों के चयनात्मक विनाश के लिए उदाहरण क्या है, तो भाई इसका हमारा एग्जाम्पल क्या होगा भाई मेरे, यात्री कबूतर होगा। यात्री कबूतर भाई मेरे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इस बात को याद रखेगा क्योंकि यहां से कई बार इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला टॉपिक, इग्नू की बुक में भी इन्होंने भाई क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखो प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण क्या है। तो इसका भाई मेरे एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, यात्री कबूतर, क्योंकि ये कई बार इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है जो खासतौर से आपकी बुक में ही क्वेश्चन दे रखे हैं। क्योंकि कई बार बुक वाले क्वेश्चन ही मेरे देखिएगा, वाणिज्यिक शिकार क्या है। शिकार मतलब समझते हो भाई मेरे, जब हम लोग जानवरों का शिकार करते हैं भाई, वाणिज्यिक शिकार मतलब समझते हो क्या होता है कि भाई मेरे किसी जानवर को जब मारा जाता है, मार करके उसकी खाल है, उसकी हड्डियां हैं, उसके दांत हैं, जब हम लोग उसको बेचते हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे वाणिज्यिक शिकार। यानी कह सकते एक प्रकार से कमर्शियल हंटिंग इसको बोलते हैं। यानी आप किसी जानवर को मार रहे हो और जानवर को मार करके भैया उसका हाल और खड्डी खाल है, हड्डी है, दांत है, उसको बेचा जाता है। देखिएगा वाणिज्यिक शिकार क्या है, जिसमें जंतुओं को उनके फर, हड्डी और अंगों की बिक्री के लिए, लाभ कमाने के लिए भाई मारा जाता है, इसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक शिकार। नहीं किसी जानवर को हम इसलिए मारे ताकि भैया उसको मार देंगे, जैसे कई बार हाथी को मार करके भैया हाथी का दांत बेचा जा रहा है। समझ गए। निर्वाह शिकार क्या होता है, निर्वाह मतलब जैसे किसी जानवर को भाई मेरे हम लोग इसलिए मारते हैं ताकि उसको भाई मेरे मार करके खा सके, इसको बोलते हैं निर्वाह शिकार। ये जंतुओं को अपनी खाने पीने के लिए, जब भोजन के लिए भाई मेरे जंतु को किसी जानवर को मारा जाता है तो हम उसको बोलते हैं भाई मेरे निर्वाह शिकार। खेल के लिए शिकार क्या भाई, पुराने जमाने में भाई मेरे राजा महाराजा देखा था ना भाई, राजा शिकार खेलने जाता था खेल के लिए भाई, जैसे राजा भाई मेरे ऐसे धनुष चला करके शेर को मारता था, इसको बोलते हैं खेल के लिए शिकार। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोर्ट हंटिंग। खेल के लिए भाई जानवर को भाई गोली मारी जा रही है, जानवर पर तीर मारा जा रहा है, क्यों, खेल में मारा जा रहा है। तो मनोरंजन के लिए भी जंतुओं को मारा जाता है भाई मेरे। जब किसी जानवर को मनोरंजन के लिए, खेल के लिए मारा जा रहा है, उसको बोलते हैं खेल के लिए भाई जानवर का शिकार किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहां से भी कई बार एग्जाम में भाई मेरे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं आक्रामक प्रजाति क्या है या जैविक आक्रमण क्या है। यहां से भाई मेरे अगर बात करूं तो एग्जाम में बहुत बार इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जैविक आक्रमण क्या है। तो भाई आक्रामक प्रजाति कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं, आक्रामक प्रजातियों की। तो भाई मेरे अगर बात करूं आक्रामक प्रजाति क्या है, तो भाई मेरे जलकुंभी एक आक्रामक प्रजाति है। क्या है, जलकुंभी एक आक्रामक प्रजाति है। पानी में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा होता है जिसके सुंदर बैगनी फूल होते, भैया सुंदर सुंदर बैगनी फूल होता है जलकुंभी का, पानी में उग जाता है। यह ब्राजील से आया है भैया, इंडिया में ब्राजील का था, ब्राजील से यहां फैल गया जलकुंभी। पानी में उग नहीं आता है जलकुंभी, उसे बोलते भाई मेरे जलकुंभी क्या है, एक आक्रामक प्रजाति है भाई मेरे, आक्रामक प्रजाति का जलकुंभी है। समझ गए। अगला कौन सा आक्रामक प्रजाति है भैया, अगली हमारी आक्रामक प्रजाति क्या है, कांग्रेस खरपतवार। इसका नाम क्या है, कांग्रेस खरपतवार के रूप में जाना जाता है। जो दूसरी आक्रामक प्रजाति है जो अमेरिका यानी यूएसए से भारत लाया गया है, या बीजों से मुक्त
रूप से प्रजनन करती है भाई। और भाई क्या है, जो कांग्रेस खरपतवार है भाई मेरे, यह त्वचा में एलर्जी पैदा कर सकती है। कई बार एग्जाम में पूछा भाई ऐसी कौन सी आक्रामक प्रजाति भैया मेरे जो त्वचा में एलर्जी पैदा कर देती है, तो भाई इसका नाम है कांग्रेस खरपतवार, ठीक है। पार्थोनियम, क्या पूछा है, पार्थोनियम इसका अंग्रेजी का नाम है। कई बार एग्जाम में भाई मेरे पार्थोनियम, हिस्ट्रोफोरस, इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, पार्थोनियम हिस्ट्रोफोरस, और हिंदी में इसको बोलते हैं भैया कांग्रेस खरपतवार। क्या भाई मेरे, कई बार क्वेश्चन यानी ऑप्शन में पार्थोनियम हिस्ट्रोफोरस लिख देगा और कई बार लिख देगा कांग्रेस खरपतवार, तो भैया कांग्रेस खरपतवार को ही क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पार्थोनियम हिस्ट्रोफोरस। और ये क्या है, एक प्रकार की आक्रामक प्रजाति है जो भैया क्या करती भाई मेरे, ये भाई त्वचा में एलर्जी पैदा कर देती है। अगर इसको छू दिया तो भैया आपकी हाथ में खुजली हो जाएगा। तो यानी कांग्रेस खरपतवार यानी भाई मेरे पार्थोनियम हिस्टोफोरस त्वचा में एलर्जी पैदा कर देती है। अगला देखेगा गोल्डन एप्पल स्नेल, क्या मैंने कौन सी आक्रामक प्रजाति भाई, अगली गोल्डन एप्पल स्नेल सबसे ज्यादा आक्रामक प्रजाति है, सबसे खतरनाक आक्रामक एलियन प्रजाति है भाई, कौन सी है, सबसे हाईएस्ट गोल्डन एप्पल स्नेल है। और कई बार एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजाति नहीं है, तो भाई जलकुंभी आक्रामक प्रजाति नंबर 1, याद रखना जलकुंभी आक्रामक प्रजाति है। नंबर 2 पार्थोनियम हिस्टोफोरस यानी कांग्रेस खरपतवार आक्रामक प्रजाति नंबर 2, और तीसरी आक्रामक प्रजाति हमारी क्या है मेरे, गोल्डन एप्पल स्नेल। यही 3 आक्रामक प्रजातियां हैं। और जब चौथी लिख देगा वो नहीं है, और जैसे एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सी आक्रामक प्रजाति है, तो उसमें भाई 3 गलत होगा 1 सही होगा, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। यहां से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है भाई मेरे, यहां से आपका 1 नंबर पक्का बन जाएगा। ओके, इस टॉपिक क्वेश्चन देखिए क्या पूछा भाई मेरे, एलियन प्रजाति जो त्वचा में एलर्जी पैदा करती है वो कौन सी है, तो भाई एलियन प्रजाति जो हमारी त्वचा में एलर्जी पैदा कर देती है वो खास तौर से है, मैंने अगर बात करूं वो एलियन प्रजाति, एलियन यहां पर शब्द क्या है, एलियन आया हुआ है, एलियन प्रजाति बोल रहा है, ये कांग्रेस खरपतवार की बात नहीं कर रहा है, एलियन नहीं है। एलियन प्रजाति की अगर बात करूं तो वो भाई होती है भाई मेरे मेसिकूट होती है। क्या होती है, मेसिकूट एक एलियन, एलियन वर्ड आएगा याद है, एलियन प्रजाति जो त्वचा में एलर्जी पड़ती है वो क्या कहते हैं भाई मेसिकूट है। और जब बोलेगा कि यानी जो त्वचा में एलर्जी पैदा करती है वो बताओ, तब आपको कांग्रेस खरपतवार और पार्थोनियम हिस्टोफोरस बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा। इस प्रकार के थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट ही हमको कर दें। देखो भाई बीज बैंक जो है एक प्रकार से कह सकते भाई मेरे, ये भाई मेरे हमारा क्या है यथास्थानी का एग्जांपल है, बीज बैंक यानी सीड बैंक को लेकर के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक में बता रहा हूं, ऐसे कोई टॉपिक में बताऊंगा जो एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है, इसलिए मैंने मार्किंग भी उसी के कर रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई अब वायु स्थल संरक्षण के कौन कौन से केंद्र हैं, वायु स्थल संरक्षण का कौन कौन सा केंद्र है, जैसे वनस्पति उद्यान वायु स्थल संरक्षण का केंद्र है, प्राणी पार्क वायु स्थल संरक्षण का केंद्र है, ठीक है, चिड़ियाघर सारे भाई मेरे वायु स्थल संरक्षण के केंद्र में आते हैं। यहां से भाई मेरे एक बार एग्जाम में आपसे कृत्रिम वीर सीजन को लेकर के भाई मेरे मैंने कई बार पूछा ना, कृत्रिम वीर सीजन क्या होता है भाई मेरे, देखिएगा हाथी और चीता, या इंपॉर्टेंट लाइन यही है भाई मेरे, हाथी और चीता में भैया मेरे कृत्रिम वीर सीजन के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, हाथी और चीते में भी गर्भाधान हुआ, कृत्रिम वीर सीजन के बाद भैया चीते के बच्चे पैदा हुए। कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कृत्रिम वीर सीजन किसके लिए उपयुक्त रहा है, तो भैया अगर उसमें एग्जाम्पल में हाथी है तो हाथी लगाना है, और यह हाथी ने भैया चीता पर टिक लगाना है। तो हाथी और चीता दो ऐसे जंतु या जानवर हैं जिसमें कह सकते हैं भाई मेरे हम कृत्रिम वीर सीजन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि डॉक्टरी पद्धति के जरिए भैया इनको प्रेग्नेंट किया जाता है, समझ गए, इसी को भाई हम बोलते हैं कृत्रिम वीर सीजन बोला जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, हाथी और चीते में भी गर्भाधान हुआ, और खासतौर से कृत्रिम वीर सीजन किसमें उपयोगी भाई मेरे, हाथी बंधक रहने पर प्राकृतिक रूप से प्रजनन नहीं करते, कह रहे भाई अगर हाथी को अगर आप बांध दोगे तो भाई मेरे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये इतने कृत्रिम वीर सीजन नहीं होता खासतौर से, और हाथी और चीते में ज्यादातर भाई कृत्रिम वीर सीजन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा भाई। लेकर पालन पोषण करना, कई बार मैंने बोला पालन पोषण तकनीक है, जैसे हुपिंग क्रेन भाई मेरे पालन पोषण करने में सबसे ज्यादा इसको सफलतापूर्वक है। यहां से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन भाई मेरे हर साल एग्जाम में आया है, क्या है, पालन पोषण जो तकनीक है भाई किसके लिए उपयोगी मानी गई मेरे, हुपिंग क्रेन के लिए। जब भी एग्जाम में यह 1 नंबर कंफर्म आएगा, पालन पोषण करना क्या है, जब भी पूछे
पालन पोषण तकनीक सबसे लिए सफलतापूर्वक किसमें पाई गई है? तो इसका राइट आंसर भाई मेरे क्या होगा? हुपिंग क्रेन। 100% टॉपिक एग्जाम में आता है, आएगा तो यही निशान लगाना है भाई। मेरे बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बुक किताब में देखा है, कृत्रिम वीर्य सीजन उपयोगी रहा है। भैया कुत्ता गलत है, बिल्ली गलत है, सांप गलत है। यहाँ पर हाथी है तो हाथी में सही लगाना, चीता होता तो चीते में लगाते। तो भाई कृत्रिम वीर्य सीजन उपयोगी किसमें रहा? तो हाथी में। चीता होगा तो चीता लगाना है, चीता नहीं तो भाई मेरे हमको हाथी ही लगाना है। इस बात को याद रखना, बुक में भी क्वेश्चन बना के देखेगा कि आर्द्र भूमियों को लेकर के भाई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई मेरे कौन कौन सी आर्द्र भूमि है। देखेगा चिल्का जो है उड़ीसा में भाई मेरे, चिल्का एक प्रकार की आर्द्र भूमि, याद रखिएगा। और जैसे बात करूं चिल्का उड़ीसा में आर्द्र भूमि है, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करूंगा जैसे हरिके पंजाब में आर्द्र भूमि है, और कंजली पंजाब में आर्द्र भूमि है, रेणुका हिमाचल में आर्द्र भूमि है, ठीक है। कुछ आर्द्र भूमियां यहां पर दे रखी हैं, कई बार मिलान करने को लेकर के भाई मेरे आर्द्र भूमि आता है, तो याद रखिएगा भैया चिल्का उड़ीसा में आर्द्र भूमि है, हरिके पंजाब में आर्द्र भूमि है, कलांजी पंजाब में आर्द्र भूमि है, उज्जैनी महाराष्ट्र में आर्द्र भूमि, उज्जैन महाराष्ट्र में, खुरामा चंडीगढ़ में आर्द्र भूमि है। कुछ आर्द्र भूमियां बताई गई। तो आर्द्र भूमियों को लेकर भाई 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार मिलान करने में इन लोगों ने पूछ रखा है, जिसको भी जरूर देखिए भाई मेरे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा भाई मेरे? अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक भाई मेरे कौन कौन सा? याद रखिए क्या यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए क्या पूछा है भाई मेरे? अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक भाई मेरे कौन कौन से हैं? तो जैसे पीड़कनाशी, भारी वस्तुएं, रबड़ और नाभिकीय जो अपशिष्ट होते हैं, इनको भाई मेरे क्या बोला जाता है? अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक इनको कहा जाता है। दूसरा भाई जैविक निम्नीकरण प्रदूषक क्या है? याद देखिएगा जैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक भाई मेरे कौन कौन से? तो देखिएगा कागज, उद्यान, कचरा, घरेलू जलमल और कृषि क्षेत्र के जो उर्वरक होते हैं, ये भाई मेरे इनको क्या बोला जाता है? जैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक बोला जाता है। तो भाई कागज, उद्यान, कचरा, घरेलू जलमल और कृषि आधारित जो अपशिष्ट है, यानी उर्वरक जो यानी खाद वाद होती है, जीवाणु, ये सब भाई मेरे क्या है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। तो भाई मेरे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कौन सा है और अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक भाई मेरे कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। यहां से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन भाई मेरे हर साल पूछा गया है। ये हमारा भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा जो बता मेरे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे आपसे यहां से आएगा, भोपाल गैस त्रासदी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भोपाल में भाई मेरे जो गैस फैल गई थी, भोपाल में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी है, बात करेंगे। तो देखिए भाई मेरे अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो भाई मेरे भोपाल में भाई मेरे 1984 की रात 2 दिसंबर को कह सकते हैं भाई मेरे एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एक बहुत बड़ा भाई मेरे खाद बनाने का प्लांट लगा था, वहां पर भाई मेरे गैस निकल गई थी, यानी गैस एक बहुत बड़ा टैंक खड़ा था भैया मेरे, उससे गैस निकलती है और पूरे शहर में फैल जाती है, कई बहुत सारे लोग भाई मेरे मारे जाते हैं, गैस निकल गई थी। तो देखेगा एक बड़ी विश्वव्यापी कंपनी, यानी क्या है कंपनी का नाम क्या था भाई मेरे जिसने भोपाल में प्लांट लगाया था? कंपनी का नाम है भाई मेरे यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। भाई मेरे यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी थी भाई मेरे, जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाई मेरे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया था। उसमें भाई मेरे गैस से रिलेटेड काम होता था, जो खतरनाक गैसें होती थी। और भाई मेरे भोपाल शहर में एक बार यानी इसी प्लांट में एक बहुत बड़ा गैस का टैंक रखा था। उस टैंक में भैया कहीं छेद-छाद हो जाता है और भैया पूरे शहर में भोपाल में गैस फैल जाती है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो भाई मेरे कौन सी गैस निकली थी? जैसे एग्जाम में पूछेगा कि भोपाल गैस त्रासदी भाई मेरे कौन सी गैस बाहर निकली थी जिससे लोग मारे गए थे? तो उसका नाम है भाई मेरे मिथाइल आइसोसाइनाइट। याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी भाई मेरे जो हुई थी, उसमें कौन सी गैस बाहर निकली भाई? उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट। आइसोसाइनाइट का नाम याद रखिएगा, उसका पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइट। देखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमआईसी हम लोग कहते हैं। तो भाई एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकली थी भोपाल गैस त्रासदी में, जिससे कह सकते भाई बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। यहां से भाई मेरे इग्नू वाले कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अगला भाई हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जल गुणवत्ता के मापक। भाई यानी जल की गुणवत्ता को हम लोग कैसे मापते हैं भाई? यानी जो हमारा पानी है, यानी वाटर है, इसकी गुणवत्ता भाई मेरे कितनी, इसको कैसे मापा जाता है? देखिएगा घुली ऑक्सीजन को भाई मेरे हम ओडी को बोलते हैं, डीओ। घुली ऑक्सीजन डीओ होता है भाई मेरे, ठीक है। बीओडी क्या है? तो बीओडी को बोलते हैं जैविकीय
ऑक्सीजन मांग को भाई मेरे बीओडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीओडी क्या है? जैविकीय ऑक्सीजन मांग को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं? बीओडी। तो याद रखिएगा बीओडी। तो बीओडी उस ऑक्सीजन को मापती है जो जीवाणु और सूक्ष्म जीवों के विविध प्रकार की जैविक पदार्थों के विघटन के लिए चाहिए। तो याद रखिएगा सीओडी क्या? रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को मापता है। यह वह ऑक्सीजन है जो अपशिष्ट जल के भीतर मौजूद रहती है। यानी जो अपशिष्ट जल होता है उसमें कौन सी ऑक्सीजन भाई? उसमें भाई मेरे सीओडी होती है। और एम्पियन क्या होता है? तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है। देखो एम्पियन को लेकर के क्वेश्चन आया था। जिस जलन में यानी जिस जलन में जलमल जैसे अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई को कोलोली स्वरूप में जीवाणुओं की भारी संख्या में पाई जाती है। जलमल समझते हो? यानी जो हमारा मलमूत्र होता है उसमें कह सकते हैं, उसमें उसी की बात करें भाई मेरे, उसमें क्या है? ई कोलाई बात की गई है। तो इसमें एम्पियन जो है, एम्पियन विधि भाई जो है वो ई कोलाई की बात करती है। याद रखिएगा घुले हुए ठोस किसमें होता है? इसको टीडीएस बोला जाता है। देखो जल में घुले और लवण की मात्रा, इसको टीडीएस लक्षण की मात्रा के परीक्षण करता है। इसको भाई मेरे टीडीएस बोलते हैं। यानी किसी में जो घुली हुई ऑक्सीजन उसको भाई मेरे हम टीडीएस से मापते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से भाई मेरे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे और आता ही आता है। यहां से आपको एग्जाम में भाई मेरे एक क्वेश्चन मिल जाएगा ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। देखिएगा ध्वनि की उच्चता अर्थात ध्वनि की तीव्रता को मापने का दाब को माप कर दिया जाता है। तो देखिएगा भाई डेसिबल क्या करता है? भाई मेरे ध्वनि को मापने का काम भाई ध्वनि किसमें हम मापते हैं? भाई डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता और दाब को मापा जाता है। यानी ध्वनि कितनी तीव्र तेज है और दाब को भाई मेरे किसमें मापते हैं? डेसिबल में। और ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। डेसिबल ध्वनि को क्या मापता है मेरे? तो ये ध्वनि की भाई मेरे तीव्रता और दाब को मापने वाला भाई कौन सा यंत्र है? उसको बोलते हैं भाई मेरे डेसिबल। तो याद रखिएगा यहां से भाई मेरे एक नंबर का क्वेश्चन कई बार उन्होंने पूछा है। तो भाई ध्वनि को मापने का यंत्र भाई डेसिबल है। और डेसिबल भैया क्या मापता है? ध्वनि की तारतता और ध्वनि का दाब मापने का काम भाई कौन करता है? डेसिबल करता है। इसलिए यहां पर याद रखिएगा। और डेसिबल को भाई मेरे हम लोग क्या DBA में लिखते हैं। डेसिबल को हमेशा किस में लिखते हैं? डी और बी और ए, इसमें भाई मेरे हम लोग डेसिबल को लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना क्योंकि यहां से भाई मेरे एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। मेरे यहां से आपको भाई मेरे एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है। देखिएगा संकटदायी अपशिष्ट किसको बोलते हैं? भाई मेरे ऐसा कूड़ा करकट अड़ंगा भाई मेरे जो भाई हमारे लिए भाई मेरे बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसी को भाई हम लोगों ने कहा संकटदायी अपशिष्ट बोलते हैं। और भाई संकटदायी जो अपशिष्ट होता है ये भाई मेरे कोई किसी भी कूड़े करकट अड़ंगे को हम संकटदायी अपशिष्ट कब कह सकते हैं? देखो भाई मेरे एक बात हो, जैसे भाई आपके गली मोहल्लों में देखा होगा भाई कूड़ा करकट अड़ंगा इकट्ठा रहता है। तो भाई उस कूड़े को हम संकटदायी यानी प्रॉब्लम कब बोलेंगे? जब वो उसमें भाई मेरे ज्वलनशीलता हो। कई बार देखो ना जैसे कूड़ा करकट अड़ंगा भाई मेरे बहुत ज्यादा कूड़ा फेंका हुआ है तो कई बार हो सकता है कूड़े में इतने गैस बन जाती है कि भाई वो आसानी से आग पड़ ले। भाई किसी भी अपशिष्ट को संकटदायी कब बोला जाएगा? भाई मेरे जब उसमें ज्वलनशीलता हो। यानी भाई मेरे कोई भी अपशिष्ट यानी कूड़ा करकट अड़ंगा जो पड़ा रहता है अगर वो भाई आसानी से आग पकड़ सकता है तो उसको भाई मेरे हम बोलते हैं संकटदायी अपशिष्ट बन जाएगा। जिसमें क्षरकता ज्यादा हो, क्षरकता यानी अन्य सामग्रियों के साथ क्षय कर दे। जैसे कूड़ा करकट, जैसे कोई आपका ऐसा कूड़ा करकट अड़ंगा है जहां पड़ा रहेगा वहां की चीजों को खराब कर देगा। जैसे कई बार देखा होगा लोहा में भैया जंग लग जाता है तो यानी क्या है? इसको बोलते हैं क्षयता। यानी जिसमें भी क्षरकता है ये भी संकटदायी अपशिष्ट है कि भाई जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा खराब हो जाता है। तो भाई यानी इस प्रकार का जो अपशिष्ट हो, कोई कूड़ा करकट अड़ंगा हो जिसको छूने से कोई दूसरी चीज खराब हो जाए, क्षरकता अगर किसी में है तो भाई ये संकटदायी अपशिष्ट होगा। अभिक्रियाशीलता जो पानी के साथ अन्य किसी चीज का भाई अभिक्रिया करके कोई गैस वैस बना दे, जिस भी अपशिष्ट में अभिक्रियाशीलता होगी वो संकटदायी अपशिष्ट बन जाएगा। तीसरा क्या? अभिक्रियाशीलता। दूसरा भाई रेडियोधर्मिता, जिस भी अपशिष्ट में रेडियोधर्मिता वाला गुण है ऐसे अपशिष्ट भाई संकटदायी अपशिष्ट हो जाए। क्या? रेडियोधर्मिता। और पांचवा भाई मेरे अविस्फुलता, जिसमें अपशिष्ट में किसी प्रकार का केमिकल मिल जाए और वो खतरनाक हो सकता है। यानी अविस्फुलता भी एक प्रकार की क्या है? संकटदायी अपशिष्ट है।
भाई कोई भी अपशिष्ट यानी कोई कूड़ा करकट अड़ंगा भाई मेरे संकटदायी कब कहलाएगा? किसी भी अपशिष्ट में अगर एक चीजें मिल गई भाई ज्वलनशील, अगर कोई भी अपशिष्ट में ज्वलनशीलता है तो संकटदायी बन जाएगा, किसी भी अपशिष्ट में क्षरकता है तो संकटदायी बन जाएगा, किसी भी अपशिष्ट में अभिक्रियाशीलता तो संकटदायी अपशिष्ट बन जाएगा, और किसी भी अपशिष्ट में क्या है रेडियोधर्मिता है ये भी संकटदायी अपशिष्ट बन जाएगा, और किसी अपशिष्ट में भाई मेरे अविशुद्धता है। एक कितनी है? 1 2 3 4 5, ये 5 बातें किसी भी अपशिष्ट यानी अपशिष्ट समझते हो भाई जो कूड़ा करकट अड़ंगा होता है, जो हमारे घरों में जो वेस्ट मटेरियल है, अरे भाई फल की सब्जी वब्जी जो हमारे घरों में कूड़ा निकलता है जिसको फेंकने जाते हैं घर से बाहर, इसको इसी को बोलते हैं भैया अपशिष्ट। कोई भी अपशिष्ट संकटदायी कब बनेगा भैया? उसमें ज्वलनशीलता आ गई, ज्वलनशीलता हो गई है, क्षरकता है, अभिक्रियाशीलता है, रेडियोधर्मिता है, अविशुद्धता है, ये 5 बातें भाई मेरे किसी भी अपशिष्ट में आ जाती हैं तो ऐसे अपशिष्टों को हम बोले क्या बोलते हैं भाई मेरे? संकटदायी अपशिष्ट कहते हैं। यहां से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसलिए तो इतना डिटेल में अच्छे समझा रहा हूं, इसको करो भाई मेरे, पेपर में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? अपशिष्ट न्यूनीकरण की भाई मेरे कौन कौन सी विधियां हैं? क्या भाई मेरे अपशिष्ट जो होता है उसके न्यूनीकरण यानी उसको मिनिमाइज कैसे सकते हैं, उसकी भाई कौन कौन सी विधि है? भाई अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि क्या है? प्रक्रिया में परिवर्तन, याद रखिएगा। अपशिष्ट न्यूनीकरण की जो विधियां उनको नाम याद रखना। अपशिष्ट न्यूनीकरण की पहली विधि क्या है भाई मेरे? प्रक्रिया में परिवर्तन है। अपशिष्ट न्यूनीकरण की भैया दूसरी विधि है अपशिष्ट सांद्रता। क्या है? अपशिष्ट सांद्रता। अपशिष्ट में जो कूड़ा करकट होता है भाई मेरे उसको कम से कम कैसे कर सकते हैं? तो पहली विधि अपशिष्ट न्यूनीकरण की भाई क्या है? प्रक्रिया में परिवर्तन है। दूसरा भाई अपशिष्ट सांद्रता, और तीसरा भाई मेरे अपशिष्ट पृथक्करण। ये 3 विधियां भाई मेरे, समझ लो। तो अपशिष्ट न्यूनीकरण की ये टोटल 3 विधियां हैं जिसके जरिए भाई हम अपशिष्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या भाई मेरे कम से कम किया जा सकता है किसी भी केमिकल को या किसी भी अपशिष्ट को। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना जरूरी है, पेपर में आ सकता है कई बार, इससे पूछेगा कौन सी नहीं तो कोई चौथी मिल जाएगी। ठीक है, तीनों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना एग्जाम में। यहां से आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या रहेगा? संकटदायी अपशिष्ट का उपचार बताओ। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा भाई कोई भी जो अपशिष्ट है इसका उपचार हम कैसे करेंगे? तो भौतिक उपचार करने के लिए क्या, देखो संकटदायी अपशिष्ट का भाई मेरे भौतिक उपचार क्या है? अनुपन और अनुपन है। तो संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार क्या भाई? अनुपन है, याद रखिएगा। इसी को भाई मेरे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैगुगिंग। लैगुगिंग तो याद रखिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि भाई मेरे संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार बताइए, तो इसका हमेशा आंसर भाई मेरे क्या होगा? अनुपन, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इन्होंने इग्नू वालों ने भाई मेरे कई बार पूछा है। और पंख सूक्ष्म भी ये होता है, यही संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार, याद रखिएगा। यहां से भाई मेरे कई बार क्वेश्चन पूछा है जय संकटदायी अपशिष्ट का भाई मेरे भौतिक उपचार क्या है? तो भाई इसको बोलते हैं सीवेज यानी वाहित मल, यानी सीवेज जो अवाहित मल होता है या पंकन जो होता है ये भाई मेरे संकटदायी अपशिष्ट का भाई मेरे जैविक उपचार है। ठीक है, और जैसे संकटदायी अपशिष्ट का भाई मेरे उपचार कौन कौन सा? जैसे अनुकूलन, पाचन और कंपोस्टिंग, ये 3 चीजें हैं। क्या है जो संकटदायी अपशिष्ट का मेरे जैविक उपचार कौन कौन सा था भाई मेरे? एक तो अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, क्योंकि यहां से भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में लोग पूछेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही बताया। भस्मीकरण की बात करते हैं, देखो जो भी अपशिष्ट यानी जो कूड़ा करकट अड़ंगा होता भाई मेरे, खास तौर से भाई मेरे हम उसको जला करके सबसे जल्दी खत्म कर देते हैं, सही है। तो कोई भी संकट जो दायी अपशिष्ट होता है खास तौर से इसको हम लोग भाई क्या करते हैं? भस्मीकरण करते हैं, यानी इसको जला करके खत्म किया जाता है। तो संकटदायी निपटान का भाई मेरे सबसे बेहतर तरीका भाई मेरे क्या होता है? भस्मीकरण। भस्मीकरण मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं, किसी भी जो कूड़ा करकट है भाई मेरे उसको जला देना, खत्म कर देना। लेकिन खास तौर से जो खतरनाक अपशिष्ट होता है उसको जलाते नहीं, उसको भाई मेरे खास तौर से जमीन के नीचे दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं भूमिगत निपटान। देखो कोई भी संकटदायी अपशिष्ट जो है जिसको जला करके खत्म किया जाता है उसको तो भस्मीकरण कर देंगे, जला देंगे। लेकिन भाई मेरे जो खतरनाक अपशिष्ट है जिससे भाई मेरे बहुत ज्यादा गैस वैस फैल जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ऐसे संकटदायी अपशिष्ट को भाई जमीन खोद करके उसका हम लोग क्या करते हैं? संकटदायी अपशिष्ट के लिए भाई मेरे क्या करेंगे? उसको भूमिगत निपटान करते हैं। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरे अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा? वन परितंत्र में से भाई मेरे आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना जरूर करके जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई मेरे शंकुधारी वृक्ष क्या होते हैं। भाई शंकुधारी वृक्ष को लेकर के खास तौर से क्या पूछते हैं? शंकुधारी वृक्ष क्या है? अधिक वर्षा तथा प्रबल मौसमी
जलवायु ठंडे क्षेत्र, जहां ठंडे मौसम वाले अधिक और गर्मियों के दिन होते हैं, यहां पर भाई मेरे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और भाई शंकुधारी वृक्षों में खास तौर से क्या होते हैं, ये यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की जो मिट्टी होती है अम्लीय होती है और खनिजों की कमी वाली थी। ध्यान रखिएगा, शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं भाई मेरे, इसमें क्या बताया गया है कि इसकी जो मृदा होती है अम्लीय और इसमें खनिजों की कमी होती है। क्योंकि एग्जाम में भाई मेरे कई बार पूछा गया शंकुधारी वृक्ष को लेकर के। भाई अगला क्या हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन का एग्जाम में लोग क्या पूछते हैं, तो भाई शीतोष्ण पर्णपाती वन में क्या होता है, जो ये वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष भाई मेरे लंबे होते हैं, 40 से 50 मीटर की ऊंचाई वाले होते हैं, याद रखिएगा। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे आप देखोगे तो यहां पर भाई मेरे ओक, बीच और मेपल, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मेपल, बीच और ओक के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं। भाई देखेगा, मेपल, ओक और बीच के जो पेड़ हैं कहां पर पाए जाते हैं भाई, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में 1 नंबर का 100% आएगा। तो भाई मेरे जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, यहां पर ओक, बीच और मेपल के भाई मेरे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी पेड़ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। भाई अगला हमारा क्या रहेगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। क्या है भाई मेरे, शीतोष्ण सदाबहार वनों की बात रही है। तो भाई शीतोष्ण सदाबहार वनों में इसमें होमलॉक, एयू और मेपल शामिल होते हैं। यानी जो शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, यहां पर भाई मेरे होमलॉक, ईयू और मेपल के पेड़ यहां पर पाए जाते हैं। और इनकी झाड़ियां 3 से 4 मीटर वाली होती। क्या शीतोष्ण जो सदाबहार होते हैं, इसकी खासियत क्या होती है भाई मेरे, यहाँ की जो झाड़ियां हैं 3 से 4 मीटर होती हैं। क्योंकि यहां से भाई मेरे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला भाई देखेगा क्या रहेगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों की खासियत क्या है। देखेगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में क्या होता है, तो भाई उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा प्रचुर वन होते हैं, इसमें खास तौर से भाई मेरे इसमें कैमिलियन एगोमीड, यानी यहां पर भाई मेरे इसके पाए जाते। कैमिलियन एगोमीड भाई मेरे कहां पर पाए जाते, आपको बताना पड़ेगा। उपोष्ण कटिबंधीय वनों में भाई मेरे पक्षी पाए जाते। क्या, कैमिलियन एगोमीड को लेकर के कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। जैसे उड़न गिलहरी, ठीक है, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, केरल की छिपकली, सांपों की कई प्रजातियां भाई मेरे कहां पर पाई जाती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। भाई इन वनों, इन जंगलों में भाई मेरे क्या मिलता है, कैमिलियन एगोमीड, केरल छिपकली, सांपों की कई प्रजातियां, वृक्ष कहां पर भाई पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला भाई मेरे देखेगा, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन क्या है, जो भाई मेरे उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन होते हैं, एक खास तौर से यहां पर भाई मेरे बांस, क्या है, बांस और टीक के पेड़ पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में भाई इन्होंने पूछा है बांस और टीक के पेड़ कहां पर पाए जाते हैं, तो भाई इसका आंसर इसमें क्या बताना पड़ेगा, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन जो होते हैं भाई मेरे, यहां पर क्या होता है, यहां पर भाई मेरे टीक और बांस के पेड़ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि यहां से भाई मेरे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला भाई देखेगा, उपोष्ण वर्षा प्रचुर वन क्या है। भाई मेरे जो उपोष्ण वर्षा प्रचुर वन होते हैं, यहां पर भाई मेरे महोगनी, माप, ओक, मैंगोलिया, इमली, ये सारे पौधे यहां पर कहां पर पाए जाते हैं भाई मेरे, उपोष्ण वर्षा प्रचुर वनों में। यहां से भाई मेरे जो जितना मैंने बताया, यहां से आपको भाई मेरे 1 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं बता रहा हूं, यही करके जाइए। एग्जाम में भाई मेरे आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सारे टॉपिक एग्जाम में आएंगे। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूं 12वें चैप्टर में से। देखिएगा, राष्ट्रीय विधान, भाई पर्यावरण को लेकर के, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में पर्यावरण को भाई मेरे कब शामिल किया गया है, तो देखिएगा 1976 में। तो भाई मेरे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में पर्यावरण को कब शामिल किया गया मेरे, 1976। कई बार भाई मेरे एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण का जो विषय है भारतीय संविधान में कब आया, या भारत में इसको लेकर के कब बना, तो 1976 में हमेशा राइट आंसर लगाना है। ठीक है, और भाई मेरे संविधान का 42वां संविधान संशोधन था। भाई भारत में के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कह सकते हैं पर्यावरण के टॉपिक को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया भाई मेरे, 1976 में जोड़ा गया था। यहां से क्वेश्चन भाई मेरे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और संविधान को अनुच्छेद 51 की धारा 1 में जोड़ा गया है। देखिएगा, दूसरी बात क्या है, अनुच्छेद 48 में कहा गया
जो भारतीय संविधान है भाई उसमें 48 में क्या कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और उसका सुधार करे, देश के वनों और वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करे। ये भाई मेरे किसमें कहा गया? अनुच्छेद भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 48A है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 में क्या बोला गया भाई मेरे? यहां से क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में कहा गया, क्या कहा गया? 48A है, क्या बोला गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और उसका सुधार करे और देश के वन और वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करे। भाई भारत में पर्यावरण विभाग को कब बनाया? तो भाई याद रखिएगा, भारत में जो पर्यावरण विभाग है इसकी स्थापना भाई मेरे 1980 में की गई थी। याद रखिएगा, भारत में जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है इसको कब बनाया? 1980 में। कह सकते भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना भाई मेरे हमारे देश में की गई थी। बाद में भाई मेरे इसका नाम बदला गया। 2014 में पर्यावरण विभाग का नाम क्या कर दिया गया है? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय कर दिया गया है। जो भाई मेरे 1980 में पर्यावरण विभाग बना था, इसका नाम कह सकते 2014 में भाई मेरे मोदी सरकार ने बदल दिया। इसका नाम क्या कर दिया गया भाई मेरे? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भाई मेरे इसका नाम अब कह सकते इस टाइम रख दिया गया है। तो यहां से एक नंबर का अगला देखेगा, ये अभी इंपॉर्टेंट सारे बता रहा हूं, देखेगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। भाई मेरे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो अधिनियम है इसको भाई मेरे 1974 में बनाया गया था। बना तो 74 में था, लेकिन 1988 में भाई इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा भाई मेरे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन कब किया गया? संशोधन यानी इसमें थोड़ा बहुत चेंज करते बदलते हैं। तो भाई 1988 में संशोधन किया गया था और जल प्रदूषण और जो निवारण नियंत्रण अधिनियम है इसको भाई मेरे 1974 में बनाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में भाई मेरे आयता ही आता है, बहुत बार पूछा गया। अगला देखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का आ सकता है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम उपकार अधिनियम कब बना भाई मेरे? 1977 में बना था। याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। और जो वायु अधिनियम है, वायु अधिनियम कब बनाएगा भाई मेरे? 1981 में। कब बना था? वायु जो अधिनियम है एक कब बनाया गया? 1981 में इसको बनाया गया। देखेगा, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में तो बना था और 1987 में इसमें संशोधन किया गया। यानी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम भाई मेरे 1981 में बनवाया गया और 1987 में भाई मेरे इसको चेंज किया गया। तो याद रखना, ये लाइन याद रखना, ये पूरी लाइन आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो वायु प्रदूषण है इसको, वायु प्रदूषण को लेकर के भाई कानून कब बना? 1981 में। इसमें बदलाव यानी अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं संशोधन, तो संशोधन भाई मेरे 1987 में किया गया। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। अगला भाई देखेगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। भाई मेरे वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम 1972 में बना था, लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया? संशोधन याद रखना, वो बना कब? संशोधन भाई मेरे 1982 में किया गया। याद रखना, 1982 में कह सकते हो भाई मेरे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया। याद रखिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और भाई वन अधिनियम कब बना? 1980 में। वन अधिनियम कब बना था भाई हमारे देश में? 1980 में। याद रखना, वन अधिनियम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भाई मेरे कब बना? 1980 में। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भाई मेरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना भाई मेरे? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भाई मेरे बना 1986 में। याद रखना है क्योंकि यहां से डेट बहुत पूछेगा। सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं भाई मेरे, सारे याद करने हैं, जो जो मैंने बताया है उसको याद रखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट देखेगा। यहां देखिए भाई मेरे क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में बना था। ये हवा और जल प्रदूषण के पर्यावरण नियम पर्यावरण संरक्षण 1986 और 2002 के लिए बनाया गया था। इसको याद रखना। एक खास भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भाई मेरे मुख्य शाखा नई दिल्ली में है। क्या? जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसकी मुख्य शाखा, मुख्यालय तो भाई मेरे मुख्य ऑफिस नई दिल्ली में है। इसकी भाई मेरे क्षेत्रीय शाखा कौन कौन सी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भाई मेरे क्षेत्रीय शाखा भाई भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। राष्ट्रीय जो हरित अधिकरण इसकी क्षेत्रीय शाखा तो भाई मेरे भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में, चेन्नई में है, और इसकी मुख्य शाखा नई दिल्ली में है। यहां से भाई मेरे क्वेश्चन हर साल से आएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य शाखा नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय शाखा भाई मेरे भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में। यहां से क्वेश्चन आ चुका है भाई मेरे एग्जाम में
और इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा देखिएगा, रासायनिक और जोखिम भरे अपशिष्टों का समझौता कब है? तो भाई रासायनिक और जोखिम भरे अपशिष्टों को लेकर के भाई मेरे बेसेल समझौता किया गया था, जो कि 1989 में हुआ था। रखना, रासायनिक और जोखिम भरे अपशिष्टों को लेकर के भाई मेरे कौन सा समझौता? बेसेल समझौता है। इसको लेकर के भाई मेरे एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको याद रखना है। तो रासायनिक और जोखिम भरे अपशिष्टों को लेकर के भाई कौन सा सम्मेलन है? बेसेल समझौता है, याद रखना, जो कि 1989 या 1989 में। इंपॉर्टेंट क्या? जलवायु परिवर्तन को लेकर के भाई मेरे कौन सा समझौता है? तो भाई मेरे जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, याद रखना है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के कौन सा समझौता है, कौन सा सम्मेलन किया गया है? तो भाई जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखना। जब भी जलवायु परिवर्तन की बात करें और ऑप्शन में क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो यही हमारा राइट आंसर होगा, याद रखना। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां से आपको भाई मेरे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा भाई मेरे? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कृषि के आरंभ में लगभग 800 ईसा पूर्व के दौरान विश्व की जनसंख्या कितनी थी? भाई जब भी एग्जाम में आए 800 ईसा पूर्व के समय विश्व की जनसंख्या भाई मेरे 50 लाख थी। 50 लाख को भाई मेरे लगभग एग्जाम में 5 मिलियन लिखते हैं, याद रखिएगा। तो 800 की यानी 800 ईसा पूर्व में भाई दुनिया की जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा भाई मेरे 50 लाख यानी 5 मिलियन है। क्या है? 800 ईसा पूर्व में दुनिया की जनसंख्या भाई मेरे 50 लाख यानी 5 मिलियन, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखेगा, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के एग्जाम में आएगा, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी तक दुनिया की जो जनसंख्या है उसके बढ़ोतरी यानी उसकी वृद्धि का भाई कारण क्या है? कृषि की वृद्धि थी। भाई जैसे जैसे कृषि में वृद्धि होती गई वैसे वैसे कह सकते भाई 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईस्वी तक जनसंख्या की जो वृद्धि है भाई मेरे किस कारण से हो रही थी? कृषि वृद्धि। भाई मेरे जैसे जैसे खेती बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे भाई मेरे जनसंख्या बढ़ रही थी। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, एग्जाम में यही पूछता है कि 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के दौरान जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? तो भाई जनसंख्या क्यों बढ़ी? तो भाई कृषि वृद्धि, क्योंकि खेती में वृद्धि हो रही थी ना, खेती में, तो कृषि वृद्धि के कारण ही कह सकते भाई मेरे 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के भाई मेरे 1800 ईस्वी तक कह सकते भाई जनसंख्या बढ़ी थी। तो भाई सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन भाई मेरे यहां से पूछेगा, देखेगा 14वीं शताब्दी में, या देखिएगा पूछता है 14वीं शताब्दी में बेबीनिक प्लेग, भाई बेबीनिक जो प्लेग है इसके कारण से भाई मेरे यूरोप और एशिया में आधी से अधिक जनसंख्या मारी गई थी। भाई मेरे क्या है भाई, रखेगा 14वीं शताब्दी में बेबूनिक प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण से भाई मेरे एशिया और यूरोप में आधे से ज्यादा लोग मर गए थे, आधे से अधिक जनसंख्या भाई मेरे मर गई थी। किसका? प्लेग बीमारी फैल गया था भाई मेरे पूरे 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। क्योंकि यहां से भाई मेरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये सारे करके जाना। चलिए अगला 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। देखिएगा क्या है भाई मेरे, यहां से ध्यान रखना है 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी मेरे? 1.2 अरब हो जाएगी। क्या बताएगा भाई? 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11.2 अरब हो जाने की संभावना है। और भाई 2050 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 9.8 अरब हो जाएगी। और भाई 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 8.6 अरब, याद रखना। 2030 तक भाई मेरे 8.6 अरब विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। 2050 तक भाई मेरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मेरे 9.8 अरब हो जाएगी। और 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11.2 अरब तक हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट भाई मेरे, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम में आपको भाई मेरे अनुवांशिक रोग लेकर के आएगा। कई बार एग्जाम में पूछेगा कौन सा अनुवांशिक रोग है और कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। यहां इससे भाई मेरे 1 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा, दावे के साथ मैं कर रहा हूं। देखिए भाई अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है, तो भाई ये सारे अनुवांशिक रोग पढ़ लो। जैसे हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। मंगोस्लिमा अनुवांशिक रोग है। सिल्क सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग है। थैलासीमिया अनुवांशिक रोग है। तो भाई मेरे जितने अनुवांशिक रोग है आपको पता होना चाहिए। देखो होमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। मंगोलिसिम
अनुवांशिक रोग है, सकिल सेल एनीमिया अनुवांशिक रोग है, और थैलासीमिया अनुवांशिक रोग है। अगला क्या है, फेनिल कीटोन यूरिन, क्या है, फेनिल कीटो यूरिन, यह भी एक प्रकार का भाई मेरे अनुवांशिक रोग है। कई बार ये अनुवांशिक रोग अगर आपको पता रहेगा ना कौन कौन सा है, तो भाई कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछेगा तो भाई जो नहीं होगा बता देना, और कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए भाई अनुवांशिक रोग कौन कौन सा है। एक तो होमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, मैंगो लिसिम अनुवांशिक रोग है, थैलासीमिया अनुवांशिक रोग है, और अगला भाई क्या है, फेनिल कीटोन यूरिन, क्या है, फेनिल कीटोन यूरिन, यह भी एक प्रकार का भाई मेरे क्या है, हमारा अनुवांशिक रोग है। यहां से भाई मेरे एग्जाम में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, देखो रोगों की उत्पत्ति का अध्ययन को क्या, भाई रोगों की उत्पत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु विज्ञान कहा जाता है। भाई एटोलॉजी किसको कहा जाता है, रोगों की उत्पत्ति और विज्ञान को भाई, यानी रोगों के बारे में भाई किसमें पढ़ा जाता है, रोगों के बारे में किसमें पढ़ा जाता है, भाई एटोलॉजी यानी हेतु विज्ञान में भाई मेरे हम लोग रोगों या बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन, ये मेरे अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा मेरे, केस स्टडी और जन आंदोलन, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए भाई ताज टैपोनियन जोन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या भाई याद रखिएगा, ताजमहल को लेकर के जो बात की जाती, ताज टैपोनियम जोन क्या है, देखिएगा भाई जो ताजमहल है वहां का भाई, वहां आसपास इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि भाई ताजमहल का जो संगमरमर है उसका भाई संगमरमर का पत्थर खराब हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि ताजमहल के आसपास अगर आप देखो भाई मेरे, ताजमहल भाई मेरे एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन ताजमहल के आसपास अगर आप देखोगे तो लोहे के ढलाई के कारखाने हैं, क्योंकि ताजमहल के आसपास अगर आप देखोगे तो लोहे ढालने वाले बहुत सारी कंपनियां लगी हैं, जिससे भाई ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है उसके पत्थर को। दूसरा मथुरा रिफाइनरी, मथुरा में भाई मेरे जो रिफाइनरी लगी है इससे भी ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है उसको भाई नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा फर्रुखाबाद में कांच के कारखाने, तो भाई फर्रुखाबाद में जो कांच के कारखाने हैं इससे भी कह सकते हैं भाई ताजमहल की जो सुंदरता है और जो संगमरमर का पत्थर उसको नुकसान पहुंच रहा है। और भाई रे जिस प्रकार से ईंट के भट्टे हैं, ईंट के भट्टे आसपास जो ताजमहल के आसपास हैं, इससे भाई जो ताजमहल का जो ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर उसको भाई नुकसान पहुंच रहा है। किस कारण से, ताज टैपोनियन जोन किस कारण से है, तो भाई लोहे के कारखाने ढलाई के जो है, मथुरा रिफाइनरी, फिरोजाबाद के कांच के कारखाने और ईंट भट्टे के कारण से ताज टैपोनियन जोन है, यहां पर भाई मेरे प्रदूषण का दुष्प्रभाव इन्हीं के कारण से हो रहा है। ये याद रखना क्योंकि यहां से भाई मेरे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई हमारा क्वेश्चन भाई चिपको आंदोलन से कई बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा भाई चिपको आंदोलन क्या, भाई जब लोग पेड़ ना कटे, लोग जाकर के महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, वही भाई मेरे हमारा है चिपको आंदोलन। देखिएगा 1970 में, 1970 के दशक में भाई चिपको आंदोलन कब हुआ, 1970 में भाई मेरे शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। और चंडी प्रसाद भट्ट, याद रखना नाम, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये भाई पर्यावरण से जुड़े, चिपको आंदोलन से दो जुड़े आदमी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये भाई मेरे क्या है, कह सकते चिपको आंदोलन से जुड़े हुए लोग इनको माना जाता है। यहां से क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में कंफर्म 100% आएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको का मतलब क्या था भाई, पेड़ों से चिपकना या लिपटना ही क्या भाई चिपको आंदोलन है। देखिएगा 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा ने आमरण अनशन करके सरकार के 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो भाई मेरे यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। अगला देखे भाई मेरे, साइलेंट वैली आंदोलन क्या है, यहां से क्वेश्चन क्या पूछते भाई मेरे, देखिएगा यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, केरल के भाई मेरे, केरल के कौन सी कुंती नदी पर है, कौन सी तंगघाट भाई, साइलेंट वैली यानी जो शांत घाटी है केरल के कुंती यानी कुंती नदी पर बनी हुई है। तो कुंती लिखे या कुंती बोले, तो भाई यही आपको बताना, साइलेंट वैली जो शांत घाटी है केरल राज्य के कुंती नदी पर है, याद रखिएगा क्योंकि यहां से भाई मेरे क्वेश्चन 100% आएगा साइलेंट वैली को लेकर के। भाई केरल में भाई मेरे एक केरल की सरकार में जैसे पानी की बिजली रही थी, तो उसको लेकर के भाई मेरे साइलेंट वैली आंदोलन किया गया था, याद रखिएगा साइलेंट वैली आंदोलन इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भाई मेरे पूछे जा सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं यही करके जाओ, एग्जाम भाई आपका डेफिनेटली बहुत बढ़िया मेरे। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का 100% आएगा। प्रकृति के बारे में भाई मेरे कौन कौन से मत है, तो प्रकृति के बारे में भाई मेरे 3 मत है। पहला है भाई मेरे पश्चिमी मत,
जिसको यूरोपियन और अमेरिका का मत है। दूसरा भाई मेरे सिनेटिक मत क्या है, यानी ये लोग पृथ्वी को लेकर के यानी प्रकृति को लेकर क्या क्या मानते हैं। तो प्रकृति को लेकर के भाई मेरे पूर्वी यानी पश्चिम के लोगों का मत क्या है, तो भाई प्रकृति को लेकर के पश्चिम दर्शन का क्या माना है भाई, प्रकृति को लेकर के पश्चिम के लोग क्या मानते हैं, तो इनका माना कि प्रकृति मनुष्यों के लिए पराई और विरोधाभासी है। तो भाई जो पश्चिमी मत है, जो पश्चिमी मत क्या मानता है कि भाई प्रकृति को लेकर उन्होंने बोला कि प्रकृति जो है मनुष्यों के लिए पराई है और विरोधाभासी है, इस पर विजय पाकर के नियंत्रण किया जाना चाहिए। भाई पश्चिम का जो मत है वो प्रकृति को लेकर के कहता है भाई जो प्रकृति है मनुष्य के लिए तो पहली पराई विरोधाभासी है और इस पर विजय पाकर के हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। भाई पश्चिम का मत मानता है, सब पश्चिम का मत मानता है। दूसरा भाई क्या है, सिनेटिक मत क्या मानता है, क्या है सिनेटिक जो मत है ये प्रकृति को लेकर के क्या मानता है, याद रखिएगा सिनेटिक जो मत है, सिनेटिक मत क्या मानता है प्रकृति को लेकर के, एक कहता है भाई प्रकृति खूबसूरत है, पूर्ण है, लेकिन पसंद करने के लिए, ये कहता है भाई प्रकृति तो अच्छी है, सुंदर है, लेकिन इसको भाई मेरे पसंद करने के लिए इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। यानी सिनेटिक मत क्या मानता है, सिनेटिक लोग भाई मेरे प्रकृति को लेकर के कहते हैं शत्रु की बजाय मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। भाई ये कहते हैं जो प्रकृति और शत्रु नहीं बल्कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। इस दर्शन में प्रकृति में मनुष्य का स्थान है। भाई सिनेटिक जो मत कह सकते हो कि प्रकृति में मनुष्य को एक स्थान के रूप में सिनेटिक मत मानता है। भाई भारत के लोग भाई मेरे प्रकृति को लेकर के क्या मानते हैं, जो भारतीय मत है क्या है भाई मेरे भारतीय मत या भारतीय विचार प्रकृति को लेकर के, तो भारतीय मत जो है भारतीय परंपरा में कह सकते भाई प्रकृति को माना जाता है कि प्रकृति क्या, प्रकृति मां है या प्रकृति देवी है, क्या मानता है भारतीय मत जो है जो हिंदू और बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो भारतीय मत क्या मानता है प्रकृति मां है और इसे साधा नहीं जा सकता, याद रखिएगा भारतीय मत मानता है प्रकृति मां है और इसे इसके बच्चों द्वारा साधा नहीं जा सकता है। यहां से भाई मेरे आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, आपको एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भाई मेरे यहीं से आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई हिंदू धर्म क्या मानता है, तो भाई हिंदू धर्म का मानना है कि मनुष्य को उसके निजी जीवन पर किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं है। हिंदू धर्म क्या मानता है कि भाई मनुष्य को निजी जीवन पर उसका कोई प्रभुत्व नहीं, याद रखेगा। जैन धर्म क्या मानता है, भाई जैन धर्म का मानना है कि हिंसा का जन्म क्रोध से उत्पन्न होता है। जैन धर्म क्या मानता है कि हिंसा का जो जन्म है भाई क्रोध से होता है, याद रखेगा। बौद्ध धर्म क्या मानता है, तो भाई बौद्ध धर्म के लोग भाई में करुणा, सम्मान और सहनशीलता और अहिंसा की बात करते हैं। बौद्ध धर्म जो भाई मेरे क्या मानता है, करुणा को मानता है, सम्मान की बात करता है, सहनशीलता और अहिंसा की बात करता है। ईसाई धर्म क्या बात, ईसाई धर्म भाई मेरे मानता है कि ईश्वर ने मनुष्य को ला करके आदन बगीचे में छोड़ दिया। ईसाई धर्म के लोग भाई क्या मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को ला करके अदन बगीचे में छोड़ दिया, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म क्या मानता है, भाई इस्लाम धर्म मानता है भाई पृथ्वी की संपदा सबकी संपत्ति है, क्या है पृथ्वी की जो संपदा भाई मेरे सबकी संपत्ति कौन मानता है, इस्लाम धर्म मानता है। और भाई मेरे सिख धर्म क्या मानता है, पंजाबी जो हमारा समाज है सिख धर्म के लोगों को भाई मेरे क्या मानना है कि व्यक्ति को ईश्वर की रचना का सम्मान करना चाहिए। कौन मानता भाई, सिख धर्म मानता। सिख धर्म के लोगों को मानना है कि भाई मेरे कि व्यक्ति को ईश्वर की रचनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस्लाम धर्म भाई मानता कि पृथ्वी की संपदा सबकी है, पृथ्वी की संपदा सबकी, कौन, इस्लाम यानी मुसलमान मानते हैं। ईसाई धर्म क्या मानता है, भाई ईसाई धर्म के लोगों को मानना है कि ईश्वर ने मनुष्य को ला करके अदन बगीचे में छोड़ दिया है, इसका ये राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म क्या मानता है, तो भाई मेरे बौद्ध धर्म करुणा की बात करता है, सम्मान की बात करता है, सहनशीलता की बात करता है और अहिंसा की बात करता है। जैन धर्म का भाई मेरे मानना कि हिंसा से क्रोध का जन्म होता है। हिंदू धर्म क्या मानता भाई, हिंदू धर्म तो प्रकृति को मां मानता है, प्रकृति को किसी प्रकार से साधा नहीं जा सकता है। हिंदू धर्म मानता भाई प्रकृति मनुष्य को उसके निजी जीवन पर किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं, कौन मानता भाई ने, हिंदू धर्म मानता। यहां से भाई मेरे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे आखिरी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से भाई मेरे 100% आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, खाली नहीं जाएगा। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक सूचना प्रणाली निर्मित की जिसका नाम क्या भाई, इनविस, याद रखना भाई। इनविस के भाई मेरे कौन कौन से केंद्र हैं, और इनविस वाला भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखा है ENBIS, इनविस।
इनबिस केंद्र कौन कौन से हैं भाई मेरे? और भारत में भाई इनबिस के कई सारे केंद्र हैं। एग्जाम में जब पूछेगा इनमें से कौन सा इनबिस केंद्र नहीं है, तो भाई इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन कौन से भाई मेरे इनबिस के केंद्र हैं? हर साल भाई मेरे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिलता ही मिलता, और खासतौर से आखिरी क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो भाई इनबिस के केंद्र कौन कौन से, ध्यान रखिएगा। इनबिस के केंद्र भाई मेरे कौन कौन से हैं? तो भाई इनबिस के केंद्र, भाई पहला केंद्र क्या है? केंद्रीय जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली क्या है? यह इनबिस का केंद्र है। भाई मेरे इनबिस का दूसरा केंद्र क्या है? औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, यह भी इनबिस का केंद्र है। इनबिस का भाई मेरे तीसरा केंद्र कौन है? सोशल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल फॉर डेवलपमेंट ओल्ड टेलरेनिकेटिव पालम बाग बसंत विहार नई दिल्ली, यह भी इनबिस का तीसरा केंद्र है। इनबिस का चौथा केंद्र कौन सा है भाई? इन्वायरमेंटल सर्विस ग्रुप पर्यावरणीय सेवा, ठीक है, एलसीजी साकेत नई दिल्ली, यह भी इनबिस का केंद्र है। इनबिस का भाई मेरे पांचवा केंद्र कौन सा है? तटीय और तटीयवर्ती अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट फॉर कोस्टल एंड फॉर शेर रिसर्च आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, भाई यह भी क्या है? इनबिस का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इनबिस का भाई मेरे अगला छठा केंद्र कौन सा है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान 90 जोरबाग नई दिल्ली, ये भी इनबिस का छठा केंद्र है। इनबिस का भाई मेरे सातवां केंद्र कौन सा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, यह भी इनबिस का भाई मेरे केंद्र है। और इनबिस का भाई मेरे आठवां केंद्र कौन सा है? सेंटर फॉर थियोरेटिकल स्टडी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यह भी इनबिस का एक केंद्र है। इनबिस का भाई मेरे नौवां केंद्र कौन सा है? पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन पर्यावरण विभाग भोपाल, यह भी भाई मेरे इनबिस का केंद्र है। और इनबिस का भाई मेरे 10वां केंद्र कौन सा है? राष्ट्रीय व्यवसायगत संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल हेल्थ अहमदाबाद, ये भाई इनबिस के टोटल भाई मेरे 10 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? इनबिस के भाई मेरे 10 केंद्र हैं। ये 10 केंद्र आपको याद रखने हैं। और इनबिस के केंद्रों को लेकर के भाई मेरे हर साल एवरी ईयर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं जितने बता रहा हूं, इनबिस के भाई मेरे 10 केंद्र याद रखने हैं, क्योंकि इनबिस एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम में हर साल आता है और 1 नंबर का आएगा। खास तौर से इस क्लास में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक भाई मेरे मैंने सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं। और एक बात बताता हूं, यह वीडियो देखने के बाद आपका एग्जाम भाई मेरे 100% पास होगा, विथ गारंटी मेरी है। जितने मैंने बताए हैं सारे टॉपिक यही पढ़ के जाइए, एग्जाम आपका 100 नहीं 200% पास होगा, याद रखिएगा। जितना मैं बता रहा हूं इतना करके जाओ, पेपर आपका 100% पास होगा। मैंने इस बार भाई मेरे मैंने जान लगा दी आपके एग्जाम के लिए। जितना मैंने पढ़ा उतना पढ़ के जाए। और भाई इनबिस के 10 केंद्र रट लो। क्या है इनबिस का? पहला केंद्र क्या है? केंद्रीय जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम नई दिल्ली है। इनबिस का दूसरा केंद्र क्या है? औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, इनबिस का दूसरा केंद्र है। भाई इनबिस का तीसरा केंद्र क्या है? सोशल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, पालम बाग बसंत विहार है। इनबिस का चौथा केंद्र क्या है? इन्वायरमेंटल सर्विस ग्रुप पर्यावरणीय सेवा समूह साकेत नई दिल्ली, इनबिस का केंद्र है। इनबिस का 5वां केंद्र क्या है? तटीयवर्ती अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट फॉर शेर रिसर्च आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम, इनबिस का केंद्र है। इनबिस का अगला केंद्र क्या है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान 90 जोरबाग नई दिल्ली, यह भी इनबिस का केंद्र है। इनबिस का भाई मेरे 7वां केंद्र कौन सा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये इनबिस का केंद्र है। इनबिस का 8वां केंद्र कौन सा है? सेंटर फॉर थ्योरेटिकल स्टडी भारतीय विज्ञान संस्थान, इनबिस का केंद्र है। और इनबिस का 9वां केंद्र क्या है? पर्यावरण योजना समन्वय संगठन पर्यावरण विभाग भोपाल, ये भी इनबिस का केंद्र है। और इनबिस का भाई मेरे 10वां केंद्र कौन सा है? राष्ट्रीय व्यवसायगत स्वास्थ्य संस्थान, ये भी भाई मेरे इनबिस का एक बहुत बड़ा केंद्र है। भाई मेरे इनबिस की 10 केंद्र अगर आपको पता, 10 के 10 केंद्र अगर आपको पता है, तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। कई बार भाई पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, तो डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। 10 के 10 याद होने जरूरी है, याद रखिएगा। और जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं भाई, सारे हर चैप्टर में से मैंने कम से कम 2 या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। भाई चैप्टर है 14 दूनी 28, अगर 2 भी पकड़ लें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो टोटल 28 हो जाते हैं।
तो इन्हें अगर बात करूं तो कम से कम 35 से 40 मैंने ऐसे आपको टॉपिक बताए हैं जो कि एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा। और एग्जाम में भाई मेरे 50 में से 18 नंबर लाने हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई आपका एग्जाम 100% पास होगा। ये बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो है, इतना पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम 200% होगा पास विथ गारंटी मेरी। बढ़िया से अगर आप देखो यही सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, इससे बाहर भाई मेरे एग्जाम में आपको नहीं आएगा। जितना मैंने बताया इतना कर लीजिए।